द मेमोरी कॉन्फिडेंस गैप। तुम्हें सब कुछ साफ साफ याद है। उस दरवाजे की चरमराहट की आवाज, उस दिन का आसमान किस रंग का था, किसी ने तुम्हें कैसे देखा था, ठीक उस पल से पहले जब सब कुछ बदल गया। तुम्हें यकीन है, पूरा विश्वास, लेकिन यकीन सच नहीं होता। तुम्हारी मेमोरी ने रियलिटी को रिकॉर्ड नहीं किया, उसने एक कहानी बनाई। और जितनी ज्यादा वो कहानी तुम्हारे मन में विविड होती गई, उतना ही गहरा तुम्हारा यकीन बनता गया कि सब कुछ वैसे ही हुआ था। लेकिन डरावनी बात यह है, तुम्हारा दिमाग क्लैरिटी को एक्यूरेसी से ज्यादा वैल्यू देता है। जो इमेज जितनी शार्प हो, उस पर उतना ही ज्यादा भरोसा होता है, चाहे वो कभी हुआ भी हो या नहीं। इसी को कहते हैं मेमोरी कॉन्फिडेंस गैप। सोचो, तुम्हें किसी कोर्ट में बुलाया गया है 1 साल पुरानी घटना के बारे में गवाही देने के लिए। तुम्हें पूरा भरोसा है, एब्सोल्युटली श्योर हो दैट यही वो आदमी है जिसे तुमने देखा था। उसका जैकेट याद है, चेहरा याद है, चलने का अंदाज भी। लेकिन बाद में सिक्योरिटी फुटेज दिखाता है कि वो उस दिन वहां था ही नहीं। तुमने झूठ नहीं बोला था, तुमने अंदाजा भी नहीं लगाया था, तुम बस गलत थे, कॉन्फिडेंटली गलत। क्योंकि तुम्हारा दिमाग किसी वीडियो की तरह यादें नहीं प्ले करता, वो एक सिमुलेशन बनाता है, टुकड़ों से, इंप्रेशन से, इमोशनल वेट से, और फिर तुम्हें उस सिमुलेशन पर भरोसा करने का इनाम देता है। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, उतनी ही गहरी कन्विक्शन बनती जाती है। लेकिन उस मेमोरी की ओरिजिन, वो तो पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी। जब तुम किसी चीज को याद करते हो, तुम किसी वॉल्ट को खोल नहीं रहे होते, तुम एक स्क्रिप्ट को दोबारा लिख रहे होते हो। हर बार जब तुम याद करते हो, कुछ न कुछ बदलता है। रोशनी तेज हो जाती है, विलेन ज्यादा क्रूर लगता है, जो बातें तुमसे कहीं गई थीं वो अब ज्यादा चुभती हैं या कम, इस पर निर्भर करता है कि आज तुम्हारा मूड कैसा है। मेमोरी अब तुम्हारी बनती जाती है, लेकिन सच से दूर होती जाती है। न्यूरोलॉजिकली ये बात कई स्टडीज से साबित हो चुकी है। सबसे मशहूर स्टडीज में से एक थी एलिजाबेथ लॉफ्टस की। उसने अपने रिसर्च में लोगों को एक कार क्रैश की फुटेज दिखाई। फिर पूछा गया कि कारें कितनी स्पीड से जा रही थीं जब वो एक दूसरे से स्मैश्ड हुईं, और दूसरी ग्रुप से पूछा गया बम्प्ड हुईं। जिन्होंने स्मैश्ड शब्द सुना, उन्होंने कंसिस्टेंटली ज्यादा स्पीड याद की। कुछ लोगों को तो टूटा हुआ कांच भी याद आने लगा, जो कभी वहां था ही नहीं। सिर्फ एक वर्ड, एक सजेशन, एक इमोशनल टोन शिफ्ट, और मेमोरी बदल गई। लेकिन उन पार्टिसिपेंट्स को कोई शक नहीं था। उनकी यादों में क्लैरिटी थी, इमोशन था, विजुअल्स थे, लेकिन सब फॉल्स थे। हम रैशनल रिकॉर्ड कीपर्स नहीं हैं, हम इमोशनल स्टोरी टेलर्स हैं, और हमारी यादें उस कहानी के हिसाब से मुड़ती हैं जो हम सच मानना चाहते हैं। कई बार ये हमें बचाने के लिए होता है। तुम किसी आर्ग्यूमेंट को गलत याद करते हो, किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे तुम प्यार करते हो। तुम्हें लगता है तुम काम और रीजनेबल थे, जबकि हकीकत में तुम चिल्ला रहे थे। तुम्हारा माइंड तुम्हारा रोल सॉफ्ट कर देता है ताकि रिलेशनशिप बच जाए। या तुम्हारा ईगो, और तुम उस वर्जन पर यकीन करने लगते हो। वो एडिटेड मेमोरी ज्यादा कंफर्टेबल लगती है, और धीरे धीरे वो ओरिजिनल को रिप्लेस कर देती है। कभी कभी यादें दर्द को भी ज्यादा तेज कर देती हैं। तुम एक ही मोमेंट को बार बार याद करते हो। स्कूल में ह्यूमिलिएशन, किसी दोस्त का रिजेक्शन, या अकेला छोड़ दिया जाना। तुम्हारा दिमाग उस सीन को बार बार प्ले करता है, एंड हर बार फीलिंग्स गहरी होती जाती हैं। डिटेल्स बदलती हैं, चेहरे डिस्टॉर्ट होते हैं, शब्द ज्यादा हार्श बन जाते हैं। अब तुम वो घटना नहीं याद कर रहे, तुम उस घटना की फीलिंग को याद कर रहे हो। और फीलिंग्स को एग्जैजरेट करना आसान है। विविडनेस बिकम्स प्रूफ। जितना डिटेल्ड वो याद लगता है, उतना ही ज्यादा तुम उस पर भरोसा करते हो, और यही कॉन्फिडेंस बन जाता है एक ट्रैप। 2008 की एक स्टडी में रिसर्चर्स ने लोगों को कई फोटोग्राफ्स दिखाईं। कुछ रियल थीं, कुछ डॉक्टर्ड। बाद में जब उनसे पूछा गया, कई लोगों ने कहा कि उन्होंने वो सब किया जो तस्वीर में दिख रहा था, इवन अगर वो कभी हुआ ही नहीं। एक मैनिपुलेटेड फोटो ने उनके दिमाग में एक झूठी मेमोरी बना दी। लेकिन पार्टिसिपेंट्स को कोई शक नहीं था, वो श्योर थे। अब सोचो, कितना अनसेटलिंग है ये जानना कि तुम्हारी सबसे इमोशनल, सबसे कॉन्फिडेंट यादें शायद गलत हों, थोड़ी बहुत नहीं, कंप्लीटली फैब्रिकेटेड। तुम्हारे दिमाग ने खुद बनाई हो, टुकड़ों से, फीलिंग्स से, और पॉलिश्ड की इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी से।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास जो वर्जन है पास्ट का, वो शायद कभी हुआ ही नहीं। जिस इंसान से तुम नाराज हो सकता है उसने वो शब्द कभी कहे ही ना हो। जिस मोमेंट को तुम रिग्रेट करते हो वो शायद वैसे अनफोल्ड ही ना हुआ हो। और जो मेमोरी तुम्हें हॉन्ट करती है वो पूरी तरह से झूठी हो सकती है, बस एक फीलिंग जो फैक्ट का नकाब पहनकर आई हो। ये बात तुम्हें ब्रोकन नहीं बनाती, ये तुम्हें ह्यूमन बनाती है। हम सब ऐसी कॉन्फिडेंट फॉल्सहुड्स लेकर चलते हैं, ग्लोरीफाइड, डीमनाइज्ड, आइडियलाइज्ड स्नैपशॉट्स, ऐसे मोमेंट्स के जो कभी पूरी तरह समझे ही नहीं गए थे, और हम अपनी आइडेंटिटी इन्हीं पर बनाते हैं। लेकिन खतरा कहाँ है? जब मेमोरी इतनी कॉन्फिडेंट होती है कि हम उसे कभी सवाल नहीं करते, और जब कोई मेमोरी डाउट के पार चली जाती है तो वो वेपन बन जाती है। लोगों ने अपने परिवार तोड़ दिए, दोस्तियां खत्म कर दी, युद्ध तक शुरू कर दिए, ऐसी यादों के कारण जिन पर उन्हें पूरा यकीन था और जो सच नहीं थीं। सोचो, कितनी बार कोई बहस शुरू होती है आई रिमेंबर एग्जैक्टली वॉट यू सेड से, और कितनी बार वो लाइन किसी समझदारी तक नहीं पहुंचती, क्योंकि हर कोई एक ही पल की अलग अलग वर्जन याद करता है एंड हर कोई मानता है कि उसी की याद सही है। यही है मेमोरी कॉन्फिडेंस गैप का असली कोर। सिर्फ ये नहीं कि हम गलत हैं, बल्कि ये कि हम पूरे यकीन के साथ गलत हैं। हम मेमोरी पर इसलिए भरोसा नहीं करते कि वो फैक्ट है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो सही लगती है। और फीलिंग्स फैक्ट से कहीं ज़्यादा आसान होती हैं मैनिपुलेट करने में। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम किसी याद में श्योर हो, एब्सोल्युटली श्योर, एक पल ठहरो, अपने आप से पूछो, क्या मैं वही याद कर रहा हूं जो सच में हुआ था, या वही जो मैं चाहता हूं कि हुआ हो? क्या मैं सच्चाई को सम्मान दे रहा हूं या उस वर्जन को बचा रहा हूं जिसमें मैं सही दिखूं? ये बात यादें मिटाने के लिए नहीं है, ये बात है ह्यूमिलिटी की। ये जानने की कि तुम्हारी सबसे क्लियर यादें भी शायद एडिट हो चुकी हैं, फिल्टर की गई हैं, ड्रामेटाइज हुई हैं बिना तुम्हारी परमिशन के। कि ट्रूथ और मेमोरी सिनोनिम्स नहीं हैं, कि क्लैरिटी कन्फर्मेशन नहीं है। तुम कोई कैमरा नहीं हो, तुम एक स्टोरी टेलर हो, और तुम्हारी कहानियां खूबसूरत हैं लेकिन परफेक्ट नहीं, और उन्हें कभी परफेक्ट होना भी नहीं था। अब चैन से सो जाओ, ये जानते हुए कि अगर तुम्हारी मेमोरीज ने तुम्हें धोखा दिया तो वो सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हें बचाया जा सके, ताकि तुम्हारा जीवन एक कोहेरेंट नैरेटिव बन सके, ताकि तुम्हें थोड़ी सी पीस मिल सके। लेकिन अब जब तुम्हें अवेयरनेस है तो तुम अपनी यादों को नरमी से पकड़ सकते हो और उस कॉन्फिडेंस पर सवाल उठा सकते हो जो वो डिमांड करती हैं, बिना डर के, बिना शर्म के। क्योंकि कई बार सबसे विविड कहानी बस एक कहानी होती है, और तुम्हारे पास ताकत है कि चाहे तो उसे फिर से लिखो या फिर फेड होने दो। द सब्स्टिट्यूशन ट्रैप। जरा सोचिए, कोई आपसे पूछता है, डू यू थिंक द गवर्नमेंट इज हैंडलिंग इकोनॉमिक पॉलिसी इफेक्टिवली? ये एक कॉम्प्लेक्स सवाल है जिसमें फिस्कल मेजर्स, इन्फ्लेशन कंट्रोल, इंटरनेशनल ट्रेड और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लेकिन आपका दिमाग बिना आपसे पूछे चुपचाप उस सवाल को किसी आसान सवाल से रिप्लेस कर देता है, डू आई लाइक द करंट गवर्नमेंट? और आप उसी का जवाब दे देते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिना ये रियलाइज किए कि असली मुश्किल सवाल तो खुले लिफाफे की तरह अनटच्ड ही रह गया। इसे कहते हैं द सब्स्टिट्यूशन ट्रैप। एक ऐसा कॉग्निटिव स्लाइट ऑफ हैंड जो इतना सटल है, इतना परवेसिव है कि आप इसकी गिरफ्त में जीते हैं बिना कभी नोटिस किए। जब माइंड किसी कठिन सवाल से टकराता है, वो अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता। वो आपको सोचने का टाइम नहीं देता। वो इंस्टेंटली, साइलेंटली उस कठिन सवाल को एक आसान फेमिलियर सवाल से स्वैप कर देता है और आपको उसी का कॉन्फिडेंट जवाब दे देता है। आपको कन्फ्यूजन महसूस नहीं होता, आपको लगता है आई गॉट इट। और यही सबसे खतरनाक बात है, ये सब्स्टिट्यूशन कोई कॉन्शियस झूठ नहीं है, ये एक कॉग्निटिव शॉर्टकट है, डिजाइन किया गया है आपके दिमाग की डीप सिस्टम्स द्वारा ताकि मेंटल एनर्जी कंसर्व की जा सके और कोहेरेंस का इल्यूजन बना रहे। ये एक ट्रिक है जो ट्रूथ जैसा फील होता है, और ये हर जगह होता है। मान लीजिए आप किसी चैरिटी अपील को देख रहे हैं, किसी दूर देश में हुए डिजास्टर विक्टिम्स के लिए। अपील खत्म होती है इस सवाल के साथ, हाउ मच शुड आई डोनेट? ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें आपका इनकम, एक्सपेंसेस, फेयरनेस की सेंस और ग्लोबल सफरिंग की समझ शामिल है। लेकिन आपका माइंड क्या करता है? वो क्वाइटली सवाल बदल देता है,
हाउ डू आई फील अबाउट दिस पर्सन इन द वीडियो? वो इंजर्ड बच्चा, वो टीयरफुल माँ। आसान सवाल। आप इमोशन से जवाब देते हैं, रीजन से नहीं, और डोनेशन कर देते हैं बिना कभी नोटिस किए कि असली सवाल तो चेंज ही हो गया था। या जब आप किसी को हायर कर रहे हैं, आपको इवैल्यूएट करना चाहिए कॉम्पिटेंस, स्किल, एक्सपीरियंस, लेकिन आप खुद से पूछ बैठते हैं, डू आई लाइक दिस पर्सन, डू दे सीम कॉन्फिडेंट? और चार्म बन जाता है क्वालिफिकेशन का सब्स्टिट्यूट। फेमिलियरिटी बन जाती है टैलेंट की जगह, और पूरी करियर्स इस ट्रैप में तय होती हैं। ये सिर्फ डिसीजंस में नहीं होता, ओपिनियंस में भी होता है। किसी से पूछिए, इज दिस पॉलिसी इकोनॉमिकली वायबल? उनका ब्रेन उसे कन्वर्ट कर देता है। डज दिस आइडिया फील अलाइंड विथ माई आइडेंटिटी? पूछिए, इज दिस थियोरी साइंटिफिकली एक्यूरेट? जवाब होगा, डज दिस मैच वॉट पीपल लाइक मी बिलीव? ट्रूथ पीछे रह जाता है, फेमिलियरिटी आगे आ जाती है, और कॉन्फिडेंस बन जाता है सब्स्टिट्यूशन का नकाब। सबसे डरावनी बात, हमें पता ही नहीं चलता कि ये हो रहा है, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट किया गया सवाल है वो इतना नेचुरल लगता है, उसमें इमोशनल ओवरलैप होता है, थोड़ा सेमेंटिक रिजेम्बलेंस, एक इंट्यूटिव टेक्सचर, इसलिए आंसर सही लगता है। कॉन्फिडेंस भी रियल होता है, लेकिन वो मिसप्लेस्ड होता है। आपने गलत सवाल का जवाब दिया, शानदार तरीके से। एक्सपर्ट्स भी इससे बच नहीं सकते। एक जज से पूछा जाए, हाउ लाइकली इज दिस पर्सन टू कमिट अ क्राइम अगेन? लेकिन वो जवाब दे देते हैं, डू आई फील अनईजी लुकिंग एट दिस डिफेंडेंट? एक डॉक्टर से पूछा जाए, व्हाट्स द रिस्क ऑफ दिस ट्रीटमेंट? लेकिन जवाब आता है, हाउ डू आई फील अबाउट दिस पेशेंट्स चांसेस? लाइफ और डेथ डिसीजंस में भी सब्स्टिट्यूशन ट्रैप साइलेंटली एंटर कर जाता है, जजमेंट का मास्क पहनकर। डैनियल कानमन, नोबेल विनिंग साइकोलॉजिस्ट, ने इसे डिफाइन किया था एज आंसरिंग एन ईजियर क्वेश्चन देन द वन आस्क्ड विदाउट नोटिसिंग द सब्स्टिट्यूशन। उन्होंने इसे इंट्यूटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा इल्यूजन कहा था। ये कोई डिसेप्शन नहीं है, ये ऑटोमैटिक है, ये आपके ही रैशनल ब्रेन द्वारा किया गया मिसडायरेक्शन है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। आप एक पार्टी में हैं, कोई जिसे आप एडमायर करते हैं पूछता है, डू यू थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी? ये सवाल ट्रिगर करना चाहिए डीप एक्सप्लोरेशन को, टेक्नोलॉजिकल रिस्क्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और भविष्य की पॉसिबिलिटीज के बारे में। लेकिन आपका माइंड एक नर्वस मैजिशियन की तरह सवाल स्वैप कर देता है। डू आई फील एक्साइटेड और अफ्रेड व्हेन आई हियर द फ्रेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को? और आप जवाब देते हैं इमोशनली, नॉट फैक्चुअली। आप कहते हैं, yeah probably या नो आई डाउट इट, डिपेंडिंग ऑन कैसा फील होता है उस फ्रेज को सुनकर। नॉट वॉट यू एक्चुअली नो। ये इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, ये ह्यूमन होने का साइड इफेक्ट है। ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व्ड हुआ था सर्वाइवल के लिए, ट्रूथ के लिए नहीं। वो स्पीड को प्रिफर करता है एक्यूरेसी पर, सर्टेनिटी को चूज करता है डाउट पर। वो चाहता है कि आपको लगे कि आप समझ रहे हैं, भले आप असल में न समझ रहे हो। और यही सब्स्टिट्यूशन ट्रैप को इतना परसिस्टेंट बनाता है। ये एनर्जी सेव करता है, अच्छा फील कराता है, और आपको ये इल्यूजन देता है कि आप अपने थॉट्स के मास्टर हैं, लेकिन आप नहीं हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो रिस्पॉन्सिबल है लॉजिक और प्लानिंग के लिए, उसे अक्सर पहले से प्रोसेस्ड इमोशनल जजमेंट्स मिल जाते हैं ओल्डर ब्रेन सिस्टम्स से। इसलिए जब आपको लगता है आई एम मेकिंग अ डिसीजन, वो डिसीजन पहले ही हो चुका होता है। जैसे किसी ने आपको एक फेक बैलेट पकड़ा दिया हो, मार्क्ड इन एडवांस, एंड आप प्राउडली उसे कास्ट कर देते हैं, ये सोचकर कि ये आपकी चॉइस थी। खुद पर ये ट्रिक टेस्ट करना चाहते हैं? अपने आप से पूछिए, व्हाट शुड आई डू विद माई लाइफ? ये एक बड़ा एब्स्ट्रैक्ट स्केरी सवाल है, लेकिन ध्यान दीजिए आपके अंदर क्या होता है। माइंड शुरू करता है शॉर्टकट ढूंढना। व्हाट डू आई एंजॉय? व्हाट आर पीपल एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी? व्हाट एम आई गुड एट राइट नाउ? ये सब अलग सवाल हैं, लेकिन आसान हैं, और आपका ब्रेन बड़े प्यार से आपको इनका जवाब देता है विथ फुल कॉन्फिडेंस। असल सवाल अनटच्ड रह जाता है। सब्स्टिट्यूशन ट्रैप सिर्फ आपकी थिंकिंग को नहीं बदलता, ये आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है, क्योंकि आपके आंसर्स बन जाते हैं आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा। आप बिलीव्स बना लेते हैं सब्स्टिट्यूटेड सवालों पर। आप रिलेशनशिप्स, करियर्स, लॉयल्टीज सब कुछ बिल्ड करते हैं उन जवाबों पर जो आपने असल में कभी पूछे ही नहीं थे। तो इससे बाहर कैसे निकलें? सच कहें तो
कंप्लीटली एस्केप करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इसके सिम्टम्स नोटिस कर सकते हैं। उस इंटरनल ईज को महसूस करें जो बहुत जल्दी आती है। उस कॉन्फिडेंस को ऑब्जर्व करें जो कंटेम्पलेशन से पहले आ जाता है। अपने आप से पूछिए, क्या मैंने असली सवाल का जवाब दिया, या सिर्फ उस वर्जन का जो फील अच्छा करता है। सोचने की गति को धीमा करिए, डिस्कम्फर्ट को ब्रीथ करने दीजिए, इजी क्लैरिटी पर शक करिए, स्पेशली जब सवाल मुश्किल हो। जब कुछ ऑब्वियस लगे, पूछिए, ऑब्वियस किसके लिए और क्यों? क्योंकि पॉज के उसी पल में आप उस सब्स्टिट्यूशन को पकड़ सकते हैं। स्वैप कंप्लीट होने से पहले आप दोबारा पूछ सकते हैं, इस बार खुली आंखों से, वो असली सवाल जो मुश्किल था, जो आपने ऑलमोस्ट अवॉइड कर लिया था, वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। और शायद वहीं कहीं ट्रूथ छिपा बैठा है। उन आंसर्स में नहीं जो आपने दिए, बल्कि उन क्वेश्चंस में जो आपने कभी पकड़ कर देखने की हिम्मत नहीं की। आस्क चैट जीपीटी, द इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन। जरूरत से ज्यादा गुस्से में उठते हो सुबह, खुद से कहते हो शायद नींद पूरी नहीं हुई थी। नाश्ता छोड़ देते हो और सोचते हो भूख ज्यादा नहीं है आज। एक जरूरी काम टाल देते हो और खुद को समझाते हो अभी टाइम सही नहीं है। ये सारे जवाब तुम्हें सच लगते हैं। ये दिमाग में पूरे यकीन के साथ आते हैं, जैसे कोई पक्का कारण हो। लेकिन क्या हो अगर हर एक्सप्लेनेशन के नीचे एक खाली जगह हो? क्या हो अगर तुम्हारी रीजन असल में वजह नहीं, बल्कि एक कहानी हो जो तब गढ़ी गई जब तुम ऑलरेडी एक्शन में थे? इसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन। वो भ्रम कि तुम अपने मन के भीतर के कामकाज को समझते हो, जबकि सच्चाई ये है कि ज्यादातर चीजें जो तुम्हें चलाती हैं वो छुपी हुई होती हैं। हम इस सोच में जीते हैं कि हमें अपनी मोटिव्स, डिजायर्स, बिलीव्स और थॉट्स का पता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी हैं। लेकिन असल में तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ सतह के बुलबुले देखता है, वो गहराई नहीं जहां से असली लहरें उठती हैं। 1977 में साइकोलॉजिस्ट्स रिचर्ड निस्बेट और टिमोथी डिकैम्प विल्सन ने एक मशहूर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने नायलन स्टॉकिंग्स की आइडेंटिकल पेयर्स की एक टेबल लगाई और शॉपर्स से पूछा कि कौन सी पेयर सबसे अच्छी है। ज्यादातर ने आखिरी जोड़ी चुनी जो राइट मोस्ट थी। जब उनसे पूछा गया क्यों, तो उन्होंने लॉजिकल जवाब दिए, टेक्सचर अच्छा है, वीव बढ़िया है, इलास्टिसिटी परफेक्ट है। लेकिन सच्चाई, सारी स्टॉकिंग्स एक जैसी थीं। फर्क था पोजीशन का, पोजीशन इफेक्ट, एक जानी पहचानी बायस। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वो इफेक्ट में आ चुके हैं। फिर भी उनके जवाब पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। झूठ नहीं, गेसेस थे जिन्हें वो सच मान बैठे। और ये कोई ग्लिच नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का डिफ़ॉल्ट मोड है। तुम्हें लगता है तुम्हारे पॉलिटिकल बिलीव्स रीजन और प्रिंसिपल से आए हैं, लेकिन स्टडीज दिखाती हैं लोग मिनटों में अपनी राय बदल लेते हैं और फिर उसी नए बिलीव को ऐसे डिफेंड करते हैं जैसे हमेशा से वही सोचते आए हों। तुम्हें लगता है तुम किसी के प्यार में उसके पर्सनालिटी, चार्म या सोल की वजह से पड़े, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं बस उसका साथ एक हाई अराउजल मोमेंट में होना, जैसे कि शेकी ब्रिज पर चलने के बाद, किसी को रोमांटिक रूप से आकर्षक बना सकता है। फीलिंग असली होती है, एक्सप्लेनेशन नकली। ये इल्यूजन इंटेलिजेंस की कमी नहीं दिखाता, बल्कि ये बताता है कि तुम्हारा माइंड कितना कुशल है कोहेरेंट कहानी बनाने में। दिमाग गैप से नफरत करता है। जब वजह नहीं मिलती तो एक बना लेता है, जब कारण अदृश्य होता है तो उसे पेंट कर देता है। तुम्हारा ब्रेन एक खिड़की नहीं है अपने भीतर झांकने की, ये एक प्रेस सेक्रेटरी है जो डिसीजंस जस्टिफाई करता है, जो बंद दरवाजों के पीछे पहले ही हो चुके होते हैं। तुम एक और कुकी खाते हो और कहते हो आई अर्नड इट। तुम प्लान्स कैंसिल करते हो और कहते हो आई नीड रेस्ट। लेकिन शायद असली कारण था कोई इमोशन, कोई डर, कोई पुरानी मेमोरी, कोई सेंट जो बेयरली नोटिस किया और सबकॉन्शियस में एको बन गया। ये इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन तुम्हारे छोटे चॉइसेस ही नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी तक को शेप करता है। तुम एक ऐसा सेल्फ स्टोरी बनाते हो जो उन रीजंस पे टिकी होती है जो तुम सच मानते हो, लेकिन वो सेल्फ असल में एक मास्क होता है जो अनुमान से बुना गया होता है, समझ से नहीं। स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स को याद करो, जिनकी कॉर्पस कलोसम, जो दोनों हेमिस्फीयर्स को जोड़ती है,
काट दी गई थी एपिलेप्सी के इलाज में। एक एक्सपेरिमेंट में लेफ्ट हेमिस्फीयर लैंग्वेज कंट्रोल करता है को दिखाया गया स्नो और राइट हेमिस्फीयर को चिकन। जब उनसे इमेजेस चुनवाई गईं तो लेफ्ट हैंड ने शवल चुना स्नो के लिए और राइट हैंड ने चिकन। जब पूछा गया क्यों, पेशेंट ने कहा चिकन गोज विथ क्लॉ एंड आई नीड शवल टू क्लीन चिकन शेड। लेफ्ट ब्रेन ने स्नो देखा ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसने एक कहानी बना दी, सुनने में लॉजिकल, दिखने में कोहिरेंट, लेकिन पूरी तरह से गलत। ये है तुम्हारा दिमाग ऑटो पायलट पर, कॉन्फिडेंट, कोहिरेंट, कंप्लीटली रॉन्ग। तुम इससे अछूते नहीं हो, कोई नहीं है। रोज तुम डिसीजंस लेते हो जिनकी वजह तुम नहीं समझते, और सेकंड्स में एक एक्सप्लेनेशन बना लेते हो जो पूरी तरह सच्ची लगती है। क्यों तुम एक ब्रांड पसंद करते हो दूसरे से ज्यादा? क्यों तुम किसी इंसान पर इंस्टेंटली ट्रस्ट करते हो या नहीं करते? क्यों तुम अचानक गुस्से में आ जाते हो, उदास हो जाते हो या होपफुल महसूस करते हो? तुम्हें शायद कभी पता न चले, लेकिन तुम्हारा माइंड एक कहानी सुनाएगा और तुम उस पर यकीन कर लोगे। इस इल्यूजन की खतरनाक बात यह है कि ये अपने ही निशान मिटा देता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद को सही समझते हो तो तुम कभी सवाल नहीं करोगे। तुम अपनी गलत कहानियों को डिफेंड करोगे, अपने मोटिव्स को जस्टिफाई करोगे और दूसरों को हार्शली जज करोगे, ये मानकर कि वो ऑब्वियस चीज नहीं देख पा रहे। तुम खुद की कॉग्निटिव स्कैफोल्डिंग से ब्लाइंड हो जाते हो, इंट्रोस्पेक्शन को क्लैरिटी समझ बैठते हो और अपनी गेसवर्क को सच मानते हो, लेकिन असली सेल्फ शैडो में रहता है, रिएक्शन में, उन स्क्रिप्ट्स में जो कल्चर, ट्रॉमा, मेमोरी या एवोल्यूशन से आई हैं। तुम सोचते हो तुम किसी का एटीट्यूड पसंद नहीं करते, लेकिन शायद असली वजह है उसका पॉस्चर, उसकी वॉइस पिच, या वो किसी बचपन के बुली जैसी दिखती है। तुम सोचते हो तुम सक्सेस इसलिए चाहते हो ताकि फुलफिल्ड महसूस कर सको, लेकिन शायद तुम उसे इसलिए चाहते हो ताकि वो इंटरनल डाउट साइलेंस हो सके, वो अप्रूवल मिल सके जो कभी नहीं मिला। लेकिन तुम्हारा माइंड इसे ढक देगा एक एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन से, आई एम जस्ट एम्बिशियस। ये कोई फ्लॉ नहीं जिसे ठीक करना है, ये एक फैक्ट है जिसका सामना करना है। रास्ता ये नहीं है कि तुम पूरी ट्रांसपेरेंसी हासिल कर लो, वो एक मिथ है। कोई मेडिटेशन या रिफ्लेक्शन तुम्हें पूरी तरह से तुम्हारे अनकॉन्शियस पैटर्न्स नहीं दिखा सकता, लेकिन ह्यूमिलिटी में ताकत है। जब तुम मान लेते हो कि तुम खुद को पूरी तरह नहीं समझते, तब एक लिबरेशन शुरू होती है। तुम ज्यादा क्यूरियस हो जाते हो, ज्यादा फॉरगिविंग, ज्यादा ओपन टू चेंज। तुम पूछने लगते हो, क्या हो अगर मैं गलत हूं? तुम स्टोरीज नोटिस करने लगते हो और उनके ऑथर पर शक करते हो। तुम समझने लगते हो कि मेमोरी कैसे मोटिव्स को रीराइट कर सकती है और इमोशन कैसे रीजन में बदल जाता है। और उस गैप में, जहां एक्शन और नरेशन के बीच डिस्टेंस होता है, जहां फीलिंग और स्टोरी के बीच स्पेस होती है, तुम्हें एक ऑनेस्टी मिलती है जो सर्टेनिटी नहीं मांगती। ये टेम्पटिंग है कि इंट्रोस्पेक्शन तुम्हारी सोल का नक्शा दिखाएगा, लेकिन ज्यादातर बार वो इल्यूजन का नक्शा दिखाता है। तुम्हारा माइंड तुम्हें वो मैप दिखाता है जो तुमने ऑलरेडी भटक जाने के बाद बनाया होता है, और कहता है कि तुम हमेशा उसी रास्ते पर थे। तो अगली बार जब तुम किसी रीजन को लेकर पूरी सर्टेनिटी महसूस करो, पॉज करो, खुद से पूछो, जजमेंट के बिना, सिर्फ क्यूरियोसिटी से, और क्या हो सकता है? क्योंकि हर कॉन्फिडेंट एक्सप्लेनेशन के पीछे शायद एक अजनबी वर्जन छुपा हो, एक ऐसा वर्जन जो पहले एक्ट करता है, बाद में एक्सप्लेन करता है, और तुम्हारा कॉन्शियसनेस सिर्फ पीछे पीछे चलता है। और उस मिस्ट्री में खतरा भी है और आज़ादी भी। द गोल पोस्ट शिफ्ट। जरूरत थी तुम्हें किसी चीज की, एक प्रमोशन, एक माइलस्टोन, या बस एक नंबर स्क्रीन पर। तुमने खुद से कहा, बस वो एक चीज मिल जाए, फिर सुकून मिलेगा, शांति, तृप्ति। लेकिन जैसे ही वो मिलती है, बिना किसी शोर या चेतावनी के, तुम्हारा माइंड चुपचाप रूल्स बदल देता है। फिनिश लाइन फिर से खिसक जाती है, थोड़ी और दूर। अब एक बेटर टाइटल चाहिए, हायर सैलरी, बिगर ऑडियंस, फास्टर कार। तुम लूप में आ चुके हो, टारगेट अब मूव करता रहेगा हमेशा। ये है गोल पोस्ट शिफ्ट। ये चिल्लाकर नहीं आती, ये तुम्हें धीरे धीरे ल्यूर करती है, लॉजिक से, ग्रोथ के बहानों से और नेक्स्ट के वादों से। ये खुद को एम्बिशन की शक्ल में पेश करती है, प्रोग्रेस की, सेल्फ इंप्रूवमेंट की। लेकिन उसके पीछे छिपा होता है एक साइकोलॉजिकल ट्रैप, तुम्हारे रिवॉर्ड सिस्टम के आर्किटेक्चर में छिपा एक ग्लिच,
जो ये इंश्योर करता है कि सैटिस्फैक्शन कभी पूरी तरह से टिके ही नहीं। जैसे किसी होराइजन का पीछा करना जो हर बार आगे खिसक जाता है। तुम लेजी नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस ऐसे ही वायर्ड हो। चलो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जैसे ही तुम कोई गोल अचीव करते हो, डोपामीन, अ की न्यूरोट्रांसमीटर जो मोटिवेशन देता है, स्पाइक करता है। लेकिन असली ट्विस्ट ये है, डोपामीन तब रिलीज होता है जब तुम रिवॉर्ड के एंटिसिपेशन में होते हो। तुम्हारा ब्रेन असल में उस चीज को नहीं चाहता, वो चाहता है उसका पीछा करना। और जैसे ही वो चीज मिल जाती है, डोपामीन गिर जाता है, फ्लैट लाइन। अब दोबारा वो केमिकल हाई चाहिए, फिर से कोई नया गोल चाहिए, गोल पोस्ट फिर से शिफ्ट होगा और ये रिपीट होता रहेगा। इसीलिए कई लॉटरी विनर्स डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कुछ बिलियनियर्स को अब भी लगता है कि उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया। एथलीट्स अपने करियर के पीक के बाद स्पाइरल कर जाते हैं। जिस गोल को उन्होंने चेस किया, जिसके लिए आइडेंटिटी बना ली, वो जब आता है तो भी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि उनका ब्रेन पहले ही अगला माउंटेन खोज रहा होता है। वो चुपचाप विस्पर करता है, वो काफी नहीं था, देखो उधर। और हम सुन लेते हैं। शिफ्ट धीरे धीरे होता है। तुम अपनी ड्रीम बुक पब्लिश करते हो, अब तुम्हारा ध्यान बेस्ट सेलर लिस्ट पर है। तुम ड्रीम जॉब पाते हो, कुछ हफ्तों में किसी और का ऑफिस बेटर लगने लगता है। फिटनेस गोल हिट करते हो, बट अब मिरर में नई फ्लॉज दिखती हैं। तुम उसे पा लेते हो जो तुम्हें पूरा करने वाला था, बट अब उसकी अटेंशन भी कम लगने लगती है। सैटिस्फैक्शन लीक हो जाती है, टारगेट फिर मूव करता है और तुम खुद से कहते हो, दिस इज ग्रोथ, दिस इज एम्बिशन। तुम जेन्युइनली मानते हो कि वांटिंग मोर इज अ साइन ऑफ ड्राइव ऑफ लाइफ। लेकिन जब तुम्हारी डिजायर कभी रेस्ट नहीं करती, जब कोई भी जीत ज्यादा देर तक मीठी नहीं लगती, जब तुम्हारी जॉय हमेशा अगली मंजिल पर टिकी हो, तो ये एम्बिशन नहीं है, ये एडिक्शन है। अब तुम किसी चीज की ओर नहीं बढ़ रहे, तुम उस खामोशी से भाग रहे हो जो उस पीक पर इंतजार कर रही है। वो खामोशी जो पूछती है, अब क्या? और ये तुम्हारी गलती नहीं है। एवोल्यूशन ने इस लूप को तुम्हारे अंदर वायर किया है। पुराने जमाने में सैटिस्फैक्शन खतरा थी। जो लोग जीत के बाद भी रेस्टलेस रहते, वही सरवाइव करते। वो फिर से हंट करते, बिल्ड करते, डिफेंड करते। इसी ने स्पीशीज को जिंदा रखा। लेकिन आज का वर्ल्ड बहुत अलग है। इन्फिनिट चॉइसेस, एंडलेस मैट्रिक्स, सोशल कंपैरिजंस और हाइपर विजिबल लाइव्स के साथ जब ये पुराना वायरिंग टकराता है, तब कोई भी अकॉम्प्लिशमेंट पूरी नहीं लगती। सिस्टेमिक है ये, पर्सनल नहीं। कॉरपोरेशंस एक्सप्लॉइट करते हैं इस गोल पोस्ट शिफ्ट को। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म, हर प्रोडक्टिविटी टूल चेस को स्टिमुलेट करने के लिए बना है। तुम फॉलोअर काउंट हिट करते हो, अब बैज चाहिए। कोर्स फिनिश होता है, अब नेक्स्ट ईयर अनलॉक करो। एल्गोरिदम्स तुम्हें थोड़ा थोड़ा रिवॉर्ड देते हैं, बस इतना कि तुम्हारा क्रेविंग बना रहे, लेकिन कभी पूरा सैटिस्फैक्शन नहीं देते। सिस्टम तुम्हारी भूख को फ्यूल करता है, बट सोल को एम्प्टी छोड़ देता है। बचपन तक नहीं बचा। एक बच्चा ड्राइंग करता है खुशी के लिए, बट फिर लाइक्स के लिए करने लगता है। खेलता है फन के लिए, बट अब ट्रॉफी चाहिए। और हम इससे बाहर नहीं निकलते। हम और गहरे फंसते जाते हैं। स्कूल ग्रेड्स बनते हैं सैलरीज, स्टिकर्स बनते हैं स्टेटस, और धीरे धीरे हम एक बिलीफ इंटरनलाइज कर लेते हैं। इतना सटल कि दिखता भी नहीं। अगर मैं स्ट्राइव नहीं कर रहा तो मैं फेल कर रहा हूं। लेकिन क्या होगा अगर स्ट्राइविंग ही तुम्हें जॉय से दूर रखता है? कुछ लोग लूप तोड़ने के लिए और बड़े गोल्स सेट करते हैं। कुछ मिनिमलिज्म चुनते हैं, डिटैचमेंट या स्पिरिचुअलिटी। लेकिन सच्चाई ये है, गोल पोस्ट शिफ्ट होता रहेगा जब तक तुम उसे पकड़ न लो। मिड चेस रुको और पूछो, मैं क्यों भाग रहा हूं? कि हाँ हूं। किसने कहा कि यही प्राइज है? क्या ये मैं चाहता था या मुझे बेचा गया था? शायद तुम्हें एहसास हो तुम किसी और का सपना दौड़ा रहे थे, या जो तुम चाहते थे वो असल में किसी गहरी चीज का प्लेस होल्डर था। कनेक्शन, सेफ्टी, लव, मीनिंग। लेकिन तुम्हारा ब्रेन मीनिंग नहीं ढूंढता, वो सिर्फ डोपामिन का पैटर्न ढूंढता है। वो रिवॉर्ड का एडिक्ट है और उसे परवाह नहीं कि वो दौड़ तुम्हें एंग्शियस, थका हुआ या खाली महसूस कराए। तो फिर सवाल वही, इससे बाहर कैसे निकलो? शिफ्ट को नोटिस करना शुरू करो। जब भी कोई जीत के बाद वो हॉलो फीलिंग आए, उसे सुनो। अगला एम्बिशन डालकर उसे चुप मत कराओ। उस खामोशी में बैठो, वही क्लैरिटी की शुरुआत है। वहीं से तुम पपेट नहीं, विटनेस बनते हो। खुद से पूछो, क्या मैं चाह सकता हूं बिना भूखे हुए? क्या मैं स्ट्राइव कर सकता हूं बिना टूटे हुए? क्या मैं किसी मोमेंट को काफी मान सकता हूं? हमेशा नहीं,
बट कुछ देर के लिए एक काम करो, किसी ऐसी चीज को याद करो जो तुमने कभी बहुत चाही थी। उस वर्जन को याद करो जो उस विश के पूरे होने से पहले था। क्या तुम वो क्रेविंग याद कर सकते हो? अब उस मोमेंट को याद करो जब वो सच हुआ। वो जॉय कितनी देर रहा? क्या तुमने उसे पूरी तरह जिया या गोल पोस्ट तुरंत शिफ्ट हो गया? अब किसी ऐसे इंसान को सोचो जिसके पास सब कुछ है, फेम, मनी, रिकॉग्निशन, और ध्यान से देखो, उनमें भी वही भूख होती है, क्योंकि लूप अराइवल पर नहीं रुकता। वो तब रुकता है जब तुम दौड़ना बंद कर देते हो। तुम चाह सकते हो, और ज्यादा भी, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम अधूरे हो या तुम्हारी वैल्यू अगले अचीवमेंट पर टिकी है। चाहो क्योंकि तुम पहले से पूरे हो, खालीपन से नहीं, फुलनेस से ग्रो करो। नहीं तो जिंदगी भर गोल पोस्ट्स मूव करते रहोगे, उस गेम के लिए जो कभी खत्म ही नहीं होता। ये ड्रीम्स छोड़ने की बात नहीं है, ये पॉज लेने का अधिकार, रिक्लेम करने की बात है। उस मोमेंट को अच्छा कह पाने का अधिकार, बिना ये जोड़े की पर काफी नहीं। तुम ऊंचा एम कर सकते हो, बस अपनी पीस को उन टारगेट्स के हाथों गिरवी मत रखो जो हर बार तुम्हारे पास पहुंचते ही भाग जाते हैं। क्योंकि लूप कभी तुम्हें रुकने नहीं देगा, सिस्टम कभी तुम्हें आराम नहीं देगा। ये दुनिया हर वक्त फुसफुसाएगी कि तुम्हारी वैल्यू नेक्स्ट थिंग में है, लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हारी वैल्यू हमेशा से यहीं थी। माइलस्टोन्स के बीच की खामोशी में, चढ़ाई के बीच की एक सांस में। शिफ्ट को पकड़ो, उसे नाम दो, और तब तक मत दौड़ो जब तक वो दौड़ किसी सच्चाई की ओर न हो। और शायद तब तुम्हें समझ आएगा, चेस कभी प्राइज था ही नहीं। द रैशनलाइजेशन रिफ्लेक्स। कहते हैं कि हम रैशनल बीइंग्स हैं, कि हम फैक्ट्स को वे करते हैं, एविडेंस कंपेयर करते हैं और लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं। लेकिन ये जो बात है, जितनी कंफर्टिंग लगती है, उतनी ही एक खूबसूरत झूठ है। एक स्मार्ट मिथ जो हमारे दिमाग का वो हिस्सा हमें सुनाता है जो खुद को इंचार्ज मानना चाहता है। सच ये है, हमारे ज्यादातर फैसले एक गहरी खामोशी में जन्म लेते हैं, दिमाग के उस इमोशनल कोर में, जहां लॉजिक को बोलने का मौका बहुत बाद में मिलता है। द रैशनलाइजेशन रिफ्लेक्स कोई रेयर साइकोलॉजिकल डिफेक्ट नहीं है, ये तो ह्यूमन माइंड का डिफॉल्ट सेटिंग है। आप पहले इमोशनली डिसीजन लेते हो और फिर उसके चारों ओर एक स्टोरी बना लेते हो, एक ऐसी स्टोरी जो इंटेलिजेंट, डेलिब्रेट और रीजन्ड लगती है, लेकिन वो होती नहीं। वो होती है रिवर्स इंजीनियर्ड फिक्शन। इमेजिन करो कि आप एक स्टोर में हो, एक पेयर ऑफ शूज देखते हो, दिल एकदम से तेज धड़कता है, पता नहीं क्यों, बस सही लगता है। आप उसे उठाते हो, उलट पलट कर देखते हो, शायद ब्रांड ट्रस्टवर्दी लगता है, शायद उसका कलर आपको किसी पुराने इंसान की याद दिलाता है, लेकिन आपको अभी तक पता नहीं, डिसीजन ऑलरेडी इमोशनल ब्रेन में हो चुका है। इट्स अ डन डील। अब लॉजिक आता है, आई नीड न्यू शूज एनीवे, देयर ऑन सेल, देयर बिल्ट टू लास्ट। आप रीजंस को ब्रिक्स की तरह जोड़ते हो, एक रैशनल फोर्ट्रेस बनाने के लिए, लेकिन वो चॉइस किसी और जगह से आई थी। ये कमजोरी नहीं है, ये डिजाइन है। ह्यूमन ब्रेन इसलिए इवॉल्व नहीं हुआ कि वो करेक्ट रहे, बल्कि इसलिए कि वो सरवाइव कर सके, खतरे के वक्त जल्दी रिएक्ट करे। जंगल में अगर झाड़ियों में कोई हलचल डर पैदा करे तो हेजिटेट करना मतलब मौत बुलाना। लॉजिक धीरे चलता है, इमोशन तेज होता है, इमोशन एक्ट करता है एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, सर्वाइवल का बॉडीगार्ड बनकर। लेकिन आज की दुनिया में, जहां जिंदगी में न्यूआंस है, कॉम्प्लेक्सिटी है और मॉर्टल डेंजर कम है, वहां ये एंशिएंट रिफ्लेक्स हमें मिसलीड करता है। और फिर लॉजिक आता है, चैलेंज करने नहीं, बल्कि इमोशनल डिसीजन को एक्सप्लेन, जस्टिफाई और डेकोरेट करने के लिए। द रैशनलाइजेशन रिफ्लेक्स सिर्फ शूज, इम्पल्स परचेसेस या गिल्टी प्लेजर्स तक सीमित नहीं है, ये हमारी जिंदगी के सबसे गहरे डिसीजंस को गवर्न करता है। हम सोचते हैं कि हम किसी कॉज को सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमने रिसर्च किया है, कि हमारी पॉलिटिकल लीनिंग्स केयरफुल एनालिसिस से आई हैं, कि हमारी रिलीजियस या स्पिरिचुअल बिलीव्स इंट्रोस्पेक्शन और फिलॉसफी से निकली हैं। लेकिन स्टडी के बाद स्टडी दिखाती है कि इसका उल्टा होता है। लोग वो चुनते हैं जो फील राइट करता है, जो उनकी अपब्रिंगिंग, आइडेंटिटी या इमोशंस से अलाइन करता है, और फिर रीजंस खोजने निकलते हैं जो उस चॉइस को जस्टिफाई कर सकें। जब चैलेंज किया जाता है तो वो अपना बिलीफ नहीं बदलते, वो अपनी जस्टिफिकेशन बदलते हैं। स्टोरी बदलती है, कोर डिसीजन नहीं।
ये रिफ्लेक्स इतना पावरफुल है कि हमें पता तक नहीं चलता। हम अपनी एक्सप्लेनेशंस को ट्रूथ समझ बैठते हैं, और यही है असली ट्रैप। अगर हम इसे पहचाने नहीं तो हम खुद की अनएग्जामिन्ड फीलिंग्स के कैदी बन जाते हैं। हम इसे रीजनिंग कहते हैं, लेकिन असल में ये स्टोरी टेलिंग होती है। एक ऐसी परफॉर्मेंस सिर्फ एक ऑडियंस के लिए, खुद के लिए। सोचिए फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में। आप किसी से 5 सेकेंड्स के लिए मिलते हो, उनके टोन, फेस या सेंट से एक सटल इमोशनल रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है। आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन जजमेंट हो चुकी होती है। अब आता है लॉजिक। ही सीम्स कॉन्फिडेंट, शी वॉज टू डिसमिसिव, ही डिडंट मेक आई कॉन्टैक्ट। ये रीजंस ऑब्जेक्टिव लगते हैं, इंटेलिजेंट लगते हैं, लेकिन ये इमोशनल पेरेंट के बच्चे हैं। आप लॉजिक का यूज नहीं कर रहे डिसीजन लेने के लिए, आप लॉजिक का यूज कर रहे हो उस डिसीजन को एक्सप्लेन करने के लिए जो इंस्टिंक्ट से पहले ही ले लिया गया। अब सोचिए इसे बड़े स्केल पर। एक हायरिंग मैनेजर किसी कैंडिडेट से मिलता है। उस इंसान की एनर्जी, स्माइल या वॉइस कुछ ट्रिगर करती है। इमोशनल ब्रेन बोलता है, दिस पर्सन इज गुड। अब रिज्यूमे बेहतर लगने लगता है, फ्लॉज छोटे लगते हैं, रैशनलाइजेशंस ब्लूम करते हैं, दे हैव लीडरशिप पोटेंशियल, दे विल ग्रो इनटू द रोल। लेकिन यहां रीजन लीड नहीं कर रहा, लॉयल्टी कर रही है, उस इमोशनल डिसीजन से जो पहले ही ले लिया गया। अब ये और डार्क होता है। कोर्ट रूम में, क्लासरूम में, वोटिंग बूथ में जूरर्स जो पहले ही डिसाइड कर चुके होते हैं कि कोई गिल्टी है, एविडेंस देखने से पहले। टीचर्स जो हार्शली ग्रेड करते हैं अगर स्टूडेंट का टोन इरिटेट करता है। वोटर्स जो किसी कैंडिडेट को उसकी चार्म पर वोट करते हैं और फिर पॉलिसीज से जस्टिफाई करते हैं। हम लॉजिकल क्रीचर्स नहीं हैं जो कभी कभी फील करते हैं, हम फीलिंग क्रीचर्स हैं जो कभी कभी थिंक करते हैं। द रैशनलाइजेशन रिफ्लेक्स कोई ग्लिच नहीं है, ये वो स्क्रिप्ट है जो पर्दे के पीछे चल रही होती है, और फिर भी हम श्योर फील करते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं। यही है सबसे क्रूअल ट्विस्ट। ब्रेन आपको सर्टेनिटी का रिवॉर्ड देता है रैशनलाइजेशन के बाद, चाहे वो लॉजिक कितना भी कमजोर क्यों ना हो, क्योंकि सर्टेनिटी सोशल सर्वाइवल में यूजफुल होती है। अगर आप कॉन्फिडेंट साउंड करते हो तो लोग आपको फॉलो करते हैं, इसलिए ब्रेन आपकी बिलीफ को इसलिए स्ट्रांग करता है क्योंकि वो करेक्ट है नहीं, बल्कि क्योंकि वो इन्फ्लुएंस बढ़ाती है। यही वजह है कि आप किसी ऐसी बात पर पूरी सर्टेनिटी के साथ भरोसा कर सकते हैं जो पूरी तरह गलत हो। सोचिए, 2 लोग बहस कर रहे हैं, दोनों ऑपोजिट बिलीफ्स के साथ, दोनों के पास फैक्ट्स, आर्टिकल्स, पर्सनल स्टोरीज हैं, दोनों को लगता है वो सही हैं, लेकिन असल में वो ट्रूथ डिबेट नहीं कर रहे, वो इमोशनल आइडेंटिटीज को डिफेंड कर रहे हैं। लॉजिक की आर्मर में फैक्ट्स टूल्स ऑफ डिस्कवरी नहीं होते, वो वेपन्स ऑफ कॉन्फर्मेशन बन जाते हैं, और हर इंसान उस आर्ग्यूमेंट के बाद पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि रैशनलाइजेशन फील्स लाइक अंडरस्टैंडिंग। वो सर्टेनिटी की इच को स्क्रैच करता है बिना कभी रूट को एक्सपोज किए। हमारी मेमोरीज तक इस रिफ्लेक्स से शेप होती हैं। आप किसी से ब्रेकअप करते हो, दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन एक नई स्टोरी बताने लगता है। दे वर टॉक्सिक, दे नेवर सपोर्टेड मी। शायद ये कुछ हद तक सच हों, लेकिन ये कंफर्ट स्टोरीज भी होती हैं, रैशनलाइजेशंस जो दिल को केओस से बचाती हैं। आप अबैंडन्ड नहीं हुए थे, आपने सही डिसीजन लिया, आप फेल नहीं हुए थे। इट वॉजंट मेंट टू बी। इमोशनल डिसीजन पहले हुआ, रीजनिंग बाद में पैबंद की तरह जोड़ी गई। तो अब सवाल है, हम क्या करें? सबसे पहले नोटिस करें। सिर्फ इतना करना बहुत पावरफुल है। पॉज करें और पूछें, वाई डिड आई डू दिस? नहीं, बल्कि व्हेन डिड आई फील दिस वे फर्स्ट? इमोशन को ट्रेस करें, उस स्टोरी को देखें जो उसके चारों ओर बन रही है। रिकॉग्नाइज करें कि आपके रीजंस शायद जस्टिफिकेशंस हों, फाउंडेशंस नहीं। दूसरा, ऐसे सिस्टम्स बनाएं जो आपको स्लो करें। डिलिब्रेशन, डिबेट, फीडबैक उन लोगों से जिन्हें आप ट्रस्ट करते हैं, जो आप जैसे नहीं सोचते। ऐसी स्ट्रक्चर्स जो इमोशनल रिफ्लेक्स को बस थोड़ा डिले कर दें ताकि रीजन भी अंदर आ सके, एक सर्वेंट की तरह नहीं, एक चैलेंजर की तरह। और आखिर में प्रैक्टिस करें सबसे रेयर इंटेलिजेंस का फॉर्म, ह्यूमिलिटी। मान लें कि हमें हमेशा नहीं पता होता कि हम जो मानते हैं वो क्यों मानते हैं। मान लें कि हमारा माइंड लॉजिक का मंदिर नहीं, इमोशन का एको चेंबर है जो रीजन की रोब्स पहनता है।
ये हमें कमज़ोर नहीं बनाता, ये हमें ह्यूमन बनाता है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ है इसे इग्नोर करना। मान लेना कि हमारी रैशनलाइजेशंस ही ट्रूथ्स हैं, कि हमारी फीलिंग्स ही फैक्ट्स हैं, कि हमारी स्टोरीज ही रियलिटी हैं। क्योंकि जैसे ही ये लाइन ब्लर होती है, हम सीखना बंद कर देते हैं, सुनना छोड़ देते हैं, ग्रो करना बंद कर देते हैं। हम अपने ही डिल्यूजन के कैरेक्टर्स बन जाते हैं, एक स्क्रिप्ट परफॉर्म करते हुए जो हमने कभी लिखी ही नहीं, लेकिन फिर भी खुद को यकीन दिलाते रहते हैं कि हर लाइन इंटेंशनल थी। द रैशनलाइजेशन रिफ्लेक्स कोई एरर नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें वो नहीं दिखाता जो हम सोचते हैं कि हम हैं, बल्कि वो दिखाता है जो हमारा माइंड चुपचाप करता रहता है। ये कहता है, तुमने वो डिसीजन पहले ही ले लिया था, अब जाओ उसके रीजंस लिखो। और हम में से ज्यादातर बस वही करते हैं, बिना कभी उस ऑथर को क्वेश्चन किए। द क्लैरिटी मिराज। आपने आर्टिकल पढ़ा, आपने वीडियो देखा, आप इवन सर हिलाने लगे। एक झटका सा महसूस हुआ, जैसे कोई चीज क्लिक कर गई हो, जैसे सब कुछ अचानक क्रिस्टल क्लियर हो गया। लेकिन कुछ घंटों बाद जब किसी ने पूछा कि इसे अपने वर्ड्स में समझाओ, सब गायब। वो क्लैरिटी चली गई, वो इनसाइट्स ऐसे फिसल गए जैसे हाथ से पानी। यही है द क्लैरिटी मिराज। ये वो इल्यूजन है जो आपको यकीन दिलाता है कि आपने कुछ समझ लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसे कंज्यूम किया। कि कॉम्प्रिहेंशन बस इसलिए हुआ क्योंकि आपकी आंखों ने वो शब्द देखे, आपके कानों ने वो आवाज सुनी और आपके माइंड ने पल भर के लिए उस थॉट को एको किया। लेकिन पैसिव क्लैरिटी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ये कंफर्ट होता है जो नॉलेज का रूप धर लेता है। सच्चा समझ तब पैदा होता है जब एक्सपोजर के बाद एक खामोशी उतरती है, वो साइलेंस जहां आप उस थॉट को अकेले दोबारा बनाने की कोशिश करते हो, और तभी सामने आते हैं खाली स्पेस, टूटे हुए टुकड़े। वो कनेक्शंस जो पहले इतने ऑब्वियस लगे थे अब धुंधले हो जाते हैं। जो मेटाफोर पहले माइंड ब्लोइंग लगी थी अब वेग लगती है। आप उस थॉट तक लौट नहीं पाते जिसे समझ लेने का भरोसा था। सच ये है, कॉम्प्रिहेंशन का पैमाना ये नहीं है कि आपने क्या सुना था, बल्कि ये है कि आप उसे बिना मदद दोबारा कितना रिक्रिएट कर सकते हो। आपका दिमाग शॉर्टकट्स पसंद करता है, वो आपको अंडरस्टैंडिंग का फीलिंग देता है, न कि उसे बनाने की मेहनत। जब आप किसी स्पीकर को कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी समझाते हुए सुनते हो, जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट या कॉग्निटिव बायस, तो उनका लैंग्वेज और मेटाफोर इतना पॉलिश्ड होता है कि लगता है आइडिया बहुत सिंपल है। लेकिन वो क्लैरिटी आपकी नहीं होती, उनकी होती है। आप उनकी मेंटल स्कैफोल्डिंग उधार लेते हो, आप उनके फ्लैशलाइट के नीचे देख रहे होते हो, लेकिन जैसे ही फ्लैशलाइट ऑफ होता है, शैडोज लौट आते हैं। आप फ्लुएंसी को मास्टरी समझ लेते हो। कुछ समझना ईजी लगा, इसका ये मतलब नहीं कि उसे दोहराना भी ईजी होगा। इसीलिए आप स्टोइसिज्म या गेम थ्योरी या एआई पर कोई 5 मिनट की ब्रेकडाउन देखकर एनलाइटेंड महसूस करते हो, लेकिन 2 घंटे बाद जब दोस्त पूछे एक्सप्लेन करो, तो जुबान लड़खड़ा जाती है। आप में इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, आप क्लैरिटी मिराज के शिकार हो गए थे। ये एक साइकोलॉजिकल बायस है जिसे रिसर्चर्स कहते हैं इल्यूजन ऑफ एक्सप्लेनेटरी डेप्थ। हम सोचते हैं कि हम ज्यादा जानते हैं, क्योंकि जब कोई चीज स्मूथली समझाई जाती है तो उसकी कम्प्लेक्सिटी अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जैसे फॉसेट सिंपल लगता है, लेकिन जब पूछा जाए कि पानी घर के प्लम्बिंग सिस्टम से कैसे फ्लो करता है, तब गैप्स नजर आते हैं। वही डिस्कम्फर्ट सच्चे अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत है। वो दर्दनाक है, हम्बलिंग है, और कंजम्पशन के एग्जैक्ट मोमेंट पर कभी नहीं होती। ट्रू कॉम्प्रिहेंशन तभी उभरती है जब आप अकेले हों, साइलेंस में, नो गाइड, नो क्यू, सिर्फ आप और आइडिया। और एक सवाल, क्या मैं इसे स्क्रैच से सिखा सकता हूं? क्योंकि अगर आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो शायद आपने इसे पूरी तरह समझा ही नहीं, और ज्यादातर केसेस में हम नहीं कर पाते। लेकिन हम खुद को रेयरली टेस्ट करते हैं इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये हमारी कमजोरी सामने लाता है, क्योंकि किसी थॉट को फ्रैगमेंट से रिकंस्ट्रक्ट करना हमारे मेंटल मॉडल्स की शैलो डेप्थ दिखा देता है। हम इल्यूजन को ट्रूथ से ज्यादा पसंद करते हैं। सीखना फास्ट लगे, ये अच्छा लगता है। स्मार्ट फील करना एडिक्टिव होता है, तो हम बिंज करते हैं वीडियोस, स्पीड रीड करते हैं बुक्स, स्क्रॉल करते हैं कोट थ्रेड्स, हर बाइट साइज्ड इंसाइट के साथ। हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि हमने ग्रोथ की है, लेकिन ग्रोथ पैसिव नहीं होती, और क्लैरिटी कोई प्रूफ नहीं है। सोचिए,
आखिरी बार आपने कब कुछ सच में समझा था, सिर्फ पहचाना नहीं बल्कि ओन किया? आपने शायद उससे फाइट की होगी, बैठे होंगे उसके साथ, उसे माइंड में उलट पलट कर देखा होगा, ट्राई किया होगा, फेल किया होगा, फिर से ट्राई किया होगा। रियल कॉम्प्रिहेंशन तेज नहीं लगता, वो स्लो, फ्रस्ट्रेटिंग और कभी कभी बोरिंग लगता है, और वहीं से पता चलता है कि वो रियल है। खुद से पूछिए, अगर कोई और इसे मुझे एक्सप्लेन ना करता, क्या मैं इसे किसी और को समझा सकता हूं? बिना नोट्स, बिना वो एग्जैक्ट फ्रेजेस रिपीट किए जो मैंने सुने थे। यही है असली टेस्ट। सवाल ये नहीं कि कोई आपको कितना क्लियर सिखा रहा है, सवाल ये है कि आप खुद को कितना क्लियर सिखा सकते हो। और इसमें एक और लेयर है, जितनी बार आप क्लैरिटी मिराज के शिकार होते हो, उतना ही आप अपनी प्रिपरेशन को ओवर एस्टिमेट करने लगते हो। स्टूडेंट्स रीरीड करते हैं नोट्स, हाईलाइट करते हैं, लेक्चर्स रिपीट करते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि आइडियाज फेमिलियर लगते हैं। लेकिन फेमिलियरिटी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो सिर्फ रिकॉग्निशन होती है, पैसिव, हॉलो। फिर आता है टेस्ट और उतरता है साइलेंस, और माइंड ब्लैंक हो जाता है क्योंकि उन्होंने कभी रिट्रीवल प्रैक्टिस ही नहीं की, उन्होंने कभी आइडियाज को नथिंग से बिल्ड नहीं किया। और रियल वर्ल्ड में कोई बार बार नोट्स दोबारा पढ़ने का मौका नहीं देता। यही वजह है कि साइलेंस जरूरी है। किसी थॉट के साथ अकेले जूझना टाइम वेस्ट नहीं, एकमात्र तरीका है उसे अपना बनाने का। अगली बार जब कुछ क्लियर लगे, रुको, बुक बंद करो, वीडियो ऑफ करो, अब एक्सप्लेन करो, लाउडली या लिखकर, अपने वर्ड्स में, उनके नहीं। अगर थॉट बचा रह जाए, अच्छा, अगर बिखर जाए, और भी अच्छा। अब आपको पता है असली काम कहाँ से शुरू होता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वो मोमेंट नहीं है जब आप सिर हिलाते हो, बल्कि वो मोमेंट है जब आप लड़खड़ाते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो। आप कोई एम्प्टी वेसल नहीं हो जिसे भरना है, आप एक फर्नेस हो जहां कॉन्सेप्ट्स फॉर्ज होते हैं। क्लैरिटी कोई एंड नहीं है, वो तो एक इन्विटेशन है। और साइलेंस, वहीं से असली लर्निंग शुरू होती है। द बिलीफ एंकर इफेक्ट। तुम एक ऐसे कमरे में जा रहे हो जहां सब अजनबी हैं। तुम्हारी मुलाकात होती है एक शख्स से, चलो उसका नाम मान लेते हैं डैनियल। वो मुस्कराता है, एक मजबूत हैंडशेक देता है और कोई क्लेवर सी बात कहता है। उसी पल, बिना किसी एफर्ट के, तुम्हारा दिमाग एक फाउंडेशन सेट कर देता है। डैनियल समझदार और भरोसेमंद लगता है। बस, एंकर गिर चुका है। तुम्हें उसकी हिस्ट्री नहीं पता, उसकी इंटेंशंस नहीं पता, उसका पूरा नाम भी नहीं पता, लेकिन उस एक पल से, फर्स्ट इंप्रेशन से, तुम्हारा दिमाग एक स्कैफोल्ड बना लेता है, और उसके बाद जो भी जानकारी आती है वो उसी फ्रेम में ढलने लगती है। यही है द बिलीफ एंकर इफेक्ट। एक बार अगर कोई सोच तुम्हारे माइंड में जड़ पकड़ ले, खासकर अगर वो किसी इमोशनल या इम्पैक्टफुल मोमेंट से जुड़ी हो, तो उसके बाद हर नया पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उसी एंकर के थ्रू फिल्टर होता है। वो बेंड हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, उस इनिशियल बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए शेप ले लेता है। और सबसे डरावनी बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ये हो रहा है। सोचो जैसे कोई साफ पानी किसी सांचे में डाला जाए। पानी चाहे जितना प्योर हो, वो उसी मोल्ड की शेप लेगा। तुम्हारे माइंड में वो मोल्ड है एंकर, और एक बार जब एंकर सेट हो गया तो ट्रूथ खुद लचीला हो जाता है। वो रियलिटी से नहीं, उस पहले विश्वास से शेप लेने लगता है। मान लो किसी ने तुमसे कहा कि तुम्हारे स्कूल का एक टीचर अनफेयर है, तुमने उसे कभी नहीं मिला, बट अब एंकर गिर चुका है। अगली बार जब सुनते हो कि उस टीचर ने किसी को कम नंबर दिए, तुम्हारा माइंड तुरंत कहता है, देखा, अनफेयर ही है। लेकिन अगर कोई कहे कि उसी टीचर ने किसी स्ट्रगलिंग स्टूडेंट को फ्री में गाइड किया, तो तुम्हारा माइंड उसे हल्का कर देता है। शायद कोई रीजन रहा होगा। एक ही फैक्ट लेकिन दो अलग फिल्टर्स एंकर के हिसाब से। और ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं होता, ये बिलीव्स, पॉलिटिक्स, हेल्थ, साइंस, हर चीज में होता है। सोचो तुमने एक हेडलाइन पढ़ी, न्यू स्टडी फाइंड्स कॉफी कॉजेस कैंसर। तुम्हें झटका लगता है, डर लगता है, इमोशन जुड़ता है। अब कुछ दिन बाद अगर कोई कहे कि कॉफी से हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है, दैट फैक्ट उतनी गहराई से नहीं उतरता। क्यों? क्योंकि पहला इंप्रेशन, कैंसर वाला, तुम्हारे अंदर एंकर बन चुका है। अब हर कॉफी से जुड़ी बात उसी करंट के खिलाफ तैर रही है। तुम सच अब्जॉर्ब नहीं कर रहे, तुम उसे रीशेप कर रहे हो ताकि पुरानी बिलीफ बची रहे। ये लॉजिक की बात नहीं है, ये स्टेबिलिटी की जरूरत है। तुम्हारा दिमाग केओस से नफरत करता है, वो कंसिस्टेंसी चाहता है। इवन अगर इसका मतलब हो कि फैक्ट्स को मोड़कर उस अंदर के नैरेटिव को कायम रखना पड़े।
इसलिए जब एक बिलीफ एंकर बन जाता है, तुम गलत नहीं साबित होना चाहते। तुम इंटरप्रिटेशन को ट्विस्ट करते हो, कॉन्ट्रडिक्शंस को इग्नोर करते हो, सिर्फ वो डिटेल्स पकड़ते हो जो तुम्हारे बिलीफ को सपोर्ट करती हैं। यही वजह है कि मिस इन्फॉर्मेशन सर्वाइव करता है, क्योंकि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, वो एंकर्ड हैं। अगर किसी को यकीन हो जाए कि कोई दवा खतरनाक है, तो उसके बाद आने वाला हर रिसर्च, इवन साइंटिफिक, उसी डिफेंस लेंस से देखा जाएगा। इसलिए फेक न्यूज़ हेडलाइंस एक बार दिख जाए तो दिमाग से हटाना मुश्किल हो जाता है। पहली इमोशनल एक्सपोजर ही हुक है, उसके बाद सच्चाई अपहिल बैटल लड़ती है। ये बचपन में भी शुरू हो जाता है। कोई बच्चा सुनता है कि डॉग्स डेंजरस होते हैं, वो कहानी बिलीफ बन जाती है। अब हर भौंक, हर ग्राउल उस एंकर को और मजबूत करता है। प्लेफुल डॉग भी उसे डरावना लगता है, और सालों बाद भी वो बिलीफ उसके अंदर जिंदा रह सकता है। सच से अलग, अनुभव से परे, फिर भी बहुत रियल। और जितना पुराना एंकर हो जाता है, उतना स्ट्रांग बनता जाता है। हर दिन तुम्हारा दिमाग नए तरीकों से उसे रीइंफोर्स करता है। हर सपोर्टिव थॉट एक और सीमेंट की लेयर जोड़ देता है। अब तुम एंकर को देख भी नहीं रहे, तुम दुनिया को उसी एंकर के थ्रू देख रहे हो। और जब बात सेल्फ बिलीव्स की आती है, तो ये और डरावना हो जाता है। मान लो किसी ने तुम्हें बचपन में कह दिया, तुम क्रिएटिव नहीं हो। वो बात एंकर बन गई। अब 8 क्लास में हर गलती उसी बिलीफ को साबित करती है। हर बार जब आइडिया नहीं आता, वो गूंज उठती है, देखा, नॉट क्रिएटिव। तुम कोशिश करना छोड़ देते हो, एक्सप्लोर करना बंद कर देते हो, और कभी जान ही नहीं पाते कि क्रिएटिविटी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो एक प्रैक्टिस होती है। एंकर ने सिर्फ तुम्हारा नजरिया नहीं बदला, उसने तुम्हारा फ्यूचर शेप कर दिया। या शायद तुमने ये मान लिया कि तुम प्यार के लायक नहीं हो, सच इसलिए नहीं, बस क्योंकि किसी ने तुम्हें ऐसा फील कराया। अब हर कॉम्प्लीमेंट झूठ लगता है, हर जेन्युइन कनेक्शन पर शक होता है। तुम्हारा माइंड उन मोमेंट्स को डिस्टॉर्ट कर देता है ताकि एंकर सेफ रहे, इवन अगर उससे तुम्हारी खुशी बर्बाद हो जाए। बिलीफ एंकर इफेक्ट का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास खराब आइडियाज हैं। इसका मतलब है कि अच्छे दिमाग भी खुद को फर्स्ट इंप्रेशंस की बनी जेल में कैद कर सकते हैं, क्योंकि एंकरिंग कभी तुमसे परमिशन नहीं मांगता। ये बस हो जाता है। एक बार कुछ सुना, कुछ देखा, और वही एक्सपोजर बन गया तुम्हारे परसेप्शन की नींव। फिर चाहे कितने भी नए फैक्ट्स आएं, बेटर हों, ट्रूअर हों, दे फील लाइक इंट्रूडर्स, क्योंकि वो एंकर से मैच नहीं करते। और तुम्हारा दिमाग अगर डिफेंस में आ जाता है, झूठ की रक्षा करता है, क्योंकि वो झूठ सेफ लगता है। यही वजह है कि लोग कॉन्ट्रडिक्टरी बिलीव्स होल्ड कर सकते हैं। ये हिपोक्रेसी नहीं है, ये इनर्शिया है। फर्स्ट इंप्रेशन के लिए मेंटल लॉयल्टी। तो इससे लड़ें कैसे? पहला स्टेप है ध्यान देना। जब तुम किसी चीज को बहुत जल्दी डिफेंड करने लगो, खुद से पूछो, मैं ये क्यों मानता हूं? पहली बार ये बात मैंने कब सुनी थी? क्या मैं इस बिलीफ में गलत भी हो सकता हूं? अधिकतर लोग ये स्टेप स्किप कर देते हैं, चैलेंज होते ही ज्यादा रिजिड हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम पॉज करो, अगर खुद की सर्टेनिटी पर शक करने लगो, तो एंकर ढीला पड़ने लगता है, और जैसे ही वो लूज होता है, ट्रूथ अंदर आ सकता है। शायद ये बिट्रेयल लगे, किसी पुराने बिलीफ को फिर से सोचना, लेकिन ये बिट्रेयल नहीं है, ये लिबरेशन है। सच कभी भी फ्रीज नहीं होना चाहिए था, उसे तुम्हारे साथ ग्रो करना था। तो अगली बार जब तुम्हें किसी बिलीफ पर फुल सर्टेनिटी महसूस हो, पॉज करो, खुद से पूछो, इस बिलीफ की शुरुआत कब हुई थी? क्या वो सिर्फ एक हेडलाइन थी, एक रूमर, एक बुरा दिन, एक आइसोलेटेड एक्सपीरियंस? तो शायद वो बिलीफ पूरी कहानी नहीं थी। शायद वो सिर्फ एक एंकर था, और शायद अब वक्त है उसे उठाने का। द फेमिलियरिटी ट्रैप। तुम उसी पर भरोसा करते हो जो तुम्हें पता है, उसी चीज को पसंद करते हो जो जाना पहचाना लगे, और बिना जाने तुम रेपिटिशन को ही ट्रूथ समझने लगते हो। यही है फेमिलियरिटी ट्रैप, तुम्हारे दिमाग का एक खामोश शॉर्टकट जो धीरे धीरे तुम्हारे बिलीव्स, डिसीजंस और तुम्हारे पूरे रियलिटी के अनुभव को बदल देता है। एक प्रोडक्ट बार बार दिखता है तो वो भरोसेमंद लगने लगता है। एक रूमर 2 बार सुनो तो वो सच जैसा लगता है। वही चेहरा, वही आवाज, वही स्लोगन। पहली बार असहमति हुई हो, लेकिन बार बार एक्सपोजर से तुम ढलने लगते हो। ये लॉजिक नहीं है, ये एविडेंस नहीं है, ये है बस एक्सपोजर। इस ग्लिच को साइकोलॉजी में मियर एक्सपोजर इफेक्ट कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट ज़ाजोंच ने साबित किया
कि अगर किसी भी चीज को बार बार देखा जाए, चाहे वो कोई मीनिंगलेस वर्ड हो, कोई अजनबी सिंबल या ब्लरी सी फोटो, तो इंसान उसे पसंद करने लगता है। तुम्हारा दिमाग ईज को ट्रूथ से जोड़ता है। जो चीज प्रोसेस करना आसान हो वो ज्यादा सही लगती है। और क्या बनाता है किसी चीज को आसान? फेमिलियरिटी। दूसरी, तीसरी या 10वीं बार जब तुम वही चीज एनकाउंटर करते हो तो दिमाग उसे तेजी से प्रोसेस करता है। वो फ्लुएंसी स्मूथ लगती है और वो स्मूथनेस सही जैसी महसूस होती है। धीरे धीरे तुम्हारा प्रेफरेंस बदलने लगता है, नॉट बिकॉज ऑफ लॉजिक बट बिकॉज ऑफ रेपिटिशन। सोचो एडवर्टाइजिंग कैसे काम करती है। क्यों कंपनीज एक ही एड बार बार चलाती हैं? क्यों पॉलिटिकल स्लोगन्स लूप में दोहराए जाते हैं? क्योंकि उनका मकसद तुम्हें समझाना नहीं है, उनका मकसद है तुम्हें कंफर्टेबल बनाना। इतना कंफर्टेबल कि तुम सवाल पूछना छोड़ दो, इतना कंफर्टेबल कि डिसएग्रीमेंट ही अजनबी लगने लगे। और इसीलिए गलत। लेकिन फेमिलियरिटी सिर्फ चीजें नहीं बेचती, ये तुम्हारी पूरी दुनिया देखने का नजरिया शेप करती है। अगर कोई एक ओपिनियन बार बार दोहराया जाए, अलग अलग लोगों से, अलग हेडलाइंस में, तो वो कॉमन सेंस जैसा लगने लगता है, भले ही उसमें कोई बेसिस न हो। यही है मिस इन्फॉर्मेशन का रास्ता। वो इसलिए नहीं फैलती क्योंकि वो पावरफुल होती है, वो इसलिए फैलती है क्योंकि वो लगातार रिपीट होती है। जितनी बार कोई झूठ घूमेगा उतना ही प्लॉजिबल लगेगा, न इसलिए क्योंकि तुमने उसे टेस्ट किया, बल्कि इसलिए क्योंकि अब वो तुम्हें अजनबी नहीं लगता। ये ट्रैप सिर्फ बाहर नहीं है, ये तुम्हारे अंदर भी है। तुम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में लौट सकते हो, इसलिए नहीं कि वो ठीक है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जाना पहचाना है। तुम अपने बारे में एक लिमिट करती हुई इमेज पकड़कर बैठ सकते हो, इसलिए नहीं कि वो सच है, बल्कि क्योंकि वो नोन है। लोग जॉब्स में टिके रहते हैं जो उन्हें ड्रेन करती हैं, उन सिटीज में रहते हैं जो उन्हें दबाती हैं, उन हैबिट्स में फंसे रहते हैं जो उन्हें तकलीफ देती हैं, इसलिए नहीं कि वो फुलफिलिंग है, बल्कि इसलिए कि चेंज खतरे जैसा लगता है और रूटीन सेफ्टी जैसा। यहां तक कि तुम्हारा इंटरनल डायलॉग भी इसका शिकार होता है। अगर तुमने सालों तक खुद से कहा कि मैं काबिल नहीं हूं या मैं हमेशा फेल करता हूं, तो वो थॉट्स फेमिलियर हो जाती हैं, और क्योंकि वो फेमिलियर हैं, वो सच जैसी लगने लगती हैं। तुम उन्हें क्वेश्चन करना छोड़ देते हो, तुम उन्हें नोटिस करना बंद कर देते हो। वो तुम्हारी आइडेंटिटी के बैकग्राउंड हम में बदल जाती हैं और चुपचाप तुम्हारे डिसीजंस को गाइड करने लगती हैं। यही है फेमिलियरिटी ट्रैप का खतरा। ये इंट्यूइशन जैसा लगता है, ये तुम्हें यकीन दिलाता है कि जो सबसे ज्यादा देखा है वही सबसे सेफ है। लेकिन सेफ्टी ट्रूथ नहीं होती, कंफर्ट क्लैरिटी नहीं होती, और रेपिटेशन कभी विजडम नहीं होती। इतिहास में देखो ये कैसे अनफोल्ड होता है। कोई हार्मफुल आइडियोलॉजी एक रात में नहीं उठती, वो कल्चर में धीरे धीरे रिसती है। एक स्पीच, एक हेडलाइन, एक सिंबल, फिर दोबारा और फिर, जब तक जो कभी शॉक करता था वो नॉर्मल न लगने लगे, जब तक लोग चौंकना बंद न कर दें, जब तक झूठ फैक्ट से लंबे समय तक याद न रखे जाएं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ज्यादा जोर से बोले गए या ज्यादा कंसिस्टेंटली बोले गए। यही है तुम्हारे ब्रेन की एफिशिएंसी का डार्क साइड। वो हर क्लेम को तौलना नहीं चाहता, हर बिलीफ को टेस्ट नहीं करना चाहता, वो बस सरवाइव करना चाहता है। और पुरानी दुनिया में फेमिलियरिटी का मतलब सेफ्टी होता था। जो झाड़ी जानी पहचानी हो उसमें शिकारी होने की संभावना कम होती थी, जो चेहरा देखा हुआ हो उसके बिट्रे करने की संभावना कम होती थी। लेकिन आज की दुनिया में ये इंस्टिंक्ट मिसफायर करता है। अब जो सबसे लाउड है वो जरूरी नहीं सबसे ट्रूथी हो, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो वो जरूरी नहीं सबसे ऑनेस्ट हो, और जो सबसे ज्यादा फेमिलियर हैबिट हो वो शायद वही हो जो तुम्हें रोक रही हो। तो इससे निकलोगे कैसे? नोटिसिंग से शुरुआत करो। ध्यान दो, जब तुम्हारा कोई प्रेफरेंस ऑटोमेटिक लगे, खुद से पूछो, क्या मैं सच में इससे सहमत हूं, या ये बस वही है जो मैंने सबसे ज्यादा सुना है? क्या मैं इस आइडिया की तरफ इसलिए खिंच रहा हूं क्योंकि ये रेजोनेट करता है, या बस इसलिए क्योंकि ये बार बार दोहराया गया है? ईज पर शक करो। अगर कोई चीज बहुत स्मूथ लगे, बहुत ऑब्वियस, बहुत अनक्वेश्चनड, तो उसे टटोलो, स्पेशली अगर वो तुम्हारे साथ बहुत समय से है। फेमिलियर थॉट्स ही वो होते हैं जिन्हें हम सबसे कम इंस्पेक्ट करते हैं, बट वही अक्सर आउटडेटेड होते हैं। अपने आप को एक्सपोज करो डिफरेंसेस से, नई आवाज़ों से, अजनबी कल्चर से, चुनौतीपूर्ण ओपिनियन से। ये नेचुरल नहीं लगेगा, शुरुआत में ये गलत लगेगा,
लेकिन गलत अक्सर सिर्फ अपरिचित होता है, भेष बदले हुए। और जब तुम ये ट्रिक देख लेते हो तो तुम उसके पार देखना शुरू कर देते हो। माइंड कंफर्ट चाहता है, लेकिन ग्रोथ नहीं। ग्रोथ उस जगह रहती है जो अनफेमिलियर हो, डिफिकल्ट हो, अनकंफर्टेबल हो। फेमिलियरिटी ट्रैप तोड़ने का मतलब है जानबूझकर उस चीज की तरफ बढ़ना जो फॉरेन हो, उस रिफ्लेक्स का विरोध करना जो तुम्हें सिर्फ उस जगह वापस खींचता है जहां तुम सेफ महसूस करते हो। रेपिटेशन ट्रूथ नहीं होती, और सबसे लाउड वॉइस सबसे वाइज नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना, क्या चीज बार बार तुम्हारे कानों में पड़ रही है, क्योंकि जितनी बार तुम उसे सुनोगे उतनी बार वो तुम्हें कंट्रोल करेगी, इवन अगर वो पूरी तरह से झूठ हो। द डिटेल स्वॉम्प बायस। आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठते हैं, शायद कोई लाइफ डिसीजन है, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, या बस एक कॉन्वर्सेशन जो गलत दिशा में चली गई। लेकिन बड़े सवाल पूछने के बजाय आपका माइंड एक टनल में घुस जाता है। आप जूम इन करते हैं, किसी टेक्स्ट की वर्डिंग पे अटक जाते हैं, किसी बटन के कलर पर, किसी सेंटेंस के टोन पर, या इस बात पर कि वो चीज़ किस दिन हुई थी। और आप खुद को ये मानने पर मजबूर कर देते हैं कि क्लैरिटी आ जाएगी, बस इन टाइनी फ्रैगमेंट्स को क्रैक कर लो। लेकिन नहीं आती, क्योंकि आप फंस चुके हैं डिटेल स्वॉम्प में। इसे कहते हैं डिटेल स्वॉम्प बायस, एक कॉग्निटिव इल्यूजन जिसमें आप फोकस को इनसाइट समझ बैठते हैं। आप मैग्निफिकेशन को मास्टरी मान लेते हैं। आपका दिमाग, जो कंट्रोल डेस्परेटली चाहता है, अपना ध्यान इरेलेवेंट चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट कर देता है। आपको लगता है आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, लगता है आप डीप एनालिसिस में हैं, लेकिन असल में आप डूब रहे हैं। आप पूरा फॉरेस्ट भूलकर एक पेड़ के पत्ते गिन रहे हैं। ये हर जगह होता है। एक स्टार्टअप अपने लोगों को हफ्तों तक परफेक्ट करता है, बट फ्लॉड बिजनेस मॉडल पर ध्यान नहीं देता। एक स्टूडेंट बार बार अपने पेपर का फॉर्मेटिंग चेक करता है, लेकिन उसे समझता ही नहीं। एक कपल टोन ऑफ वॉइस पर झगड़ता है, बट इमोशनल दूरी पर कभी बात ही नहीं होती। एक टीम स्लाइड कलर्स पर बहस करती है, स्ट्रैटेजी की असली खराबी पर नहीं। डिटेल एक डिस्ट्रैक्शन बन जाती है, एक एस्केप रूट, एक सेडेटिव। पर माइंड ऐसा करता क्यों है? क्योंकि डिटेल्स सेफ लगती हैं। बिग पिक्चर थिंकिंग डरावनी होती है। वो आपको अनसर्टेनिटी, एम्बिग्विटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कन्फ्रंट कराती है। वो ओपन एंडेड होती है। वो आपसे इल्यूजन छोड़ने और ट्रूथ को फेस करने को कहती है। लेकिन डिटेल्स आपको प्रोग्रेस का इल्यूजन देती हैं। आप ट्वीक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और आप मूव करते रहते हैं बिना असल में कुछ चेंज किए। आपके ब्रेन की एग्जीक्यूटिव सिस्टम, जो प्लानिंग और रिफ्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे सर्टेनिटी चाहिए होती है। जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है, स्ट्रेस लेवल्स स्पाइक करते हैं, और डिस्कम्फर्ट को घटाने के लिए आपका माइंड जूम इन करता है। वो डिटेल्स में उलझ जाता है। आप फॉर्मेटिंग फिक्स करते हैं, मैसेजिंग को नहीं। आप डेस्क साफ करते हैं, प्रोजेक्ट शुरू नहीं करते। आप टोन एनालाइज करते हैं, इंटेंट नहीं। ये लेजीनेस नहीं है, ये अवॉइडेंस है, डिलिजेंस की शक्ल में। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव टनलिंग कहते हैं। एक ऐसा फिनोमिनन जहां स्ट्रेस में आपका फोकस इतना नैरो हो जाता है कि आप बिगर पिक्चर के क्रिटिकल क्यूज को मिस कर देते हैं। पायलट्स अंडर प्रेशर एक वार्निंग लाइट पर ही अटक जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उनका फ्यूल खत्म हो रहा है। ये स्टुपिडिटी नहीं है, ये बायोलॉजी है। डिटेल स्वॉम्प आज के डेटा ओवरलोड वाले दौर में और भी डेंजरस है। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म, हर मेट्रिक आपकी अटेंशन को प्रिसिजन की तरफ ट्रेन करता है। आपको पता होता है आपका फॉलोअर काउंट, व्यूज पर मिनट, एग्जैक्ट एंगेजमेंट रेट, लेकिन क्या आपको याद है आपने शुरू क्यों किया था? क्या कहना चाहते थे? कौन बनना चाहते थे? ग्रैन्युलर ने ग्रैंड को निगल लिया है, और सोशल कंपैरिजन इस ट्रैप को और फ्यूल करता है। आप किसी और की सक्सेस देखते हैं एंड जूम करते हैं अपनी फ्लॉज में। आप अपने काम में गलतियां ढूंढते हैं, सोचते हैं कि अगर बस ये एक चीज ठीक हो जाए तो आप फाइनली फील करेंगे कि आप वर्दी हैं, बट यू वोंट, क्योंकि आप सही प्रॉब्लम फिक्स नहीं कर रहे। आप एक टूटी नीम की आउटर लेयर पॉलिश कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन एक राइटर अपनी बुक के ओपनिंग सेंटेंस पर अटका हुआ है। वो उसे दर्जनों बार रीराइट करता है, कॉमर्स बदलता है, सिनोनिम्स पर डिबेट करता है, लेकिन असली इशू ये है, उसे नहीं पता उसकी बुक सच में है किस बारे में। वो डिटेल स्वॉम्प में इसलिए फंसा है क्योंकि वो ये एडमिट करने से डरता है कि वो अपनी स्टोरी में लॉस्ट है।
एक सेंटेंस ठीक करना आसान है, स्ट्रक्चर से टकराना मुश्किल। या कोई रिलेशनशिप, आप इस पर अटक जाते हैं कि आपके पार्टनर ने गुड नाइट क्यों नहीं कहा। आप वो मोमेंट बार बार रीप्ले करते हैं, एनालाइज करते हैं, मीनिंग अस्यूम करते हैं, लेकिन आप उस ब्रॉडर ड्रिफ्ट को इग्नोर कर देते हैं कि आपने वीक से इमोशनली कनेक्ट नहीं किया। जूमिंग इन आपको बचा लेता है उस इमोशन से जो जूमिंग आउट में उठेगा। इवन थेरेपी इससे अछूती नहीं। एक व्यक्ति हर सेशन में अपने वीक की एवरी इंटरैक्शन, एवरी स्लिप अप को डाइसेक्ट करता है, लेकिन कभी अपने चाइल्डहुड पैटर्न्स या वर्ल्ड व्यू तक नहीं पहुंचता, क्योंकि जैसे ही वो जूम आउट करेगा सब कुछ बदल जाएगा। और वो डरावना है, लेकिन वहीं से हीलिंग शुरू होती है। तो डिटेल स्वॉर्म से बाहर कैसे निकलें? फर्स्ट, उस फीलिंग को पकड़िए जब आप खुद को स्टक पाते हैं, एडिटिंग, ट्वीकिंग, फिडलिंग करते हुए। पॉज करें, पूछिए, क्या मैं किसी डिटेल में हूं या किसी डायरेक्शन में? क्या मैं रूट सॉल्व कर रहा हूं या सरफेस स्मूथ? सेकंड, डिलिबरेटली जूम आउट करें, वाइड एंगल लेंस लगाइए, पूछिए, व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम? मैं किस चीज से डर रहा हूं? अगर मैं इसे 10,000 फीट ऊपर से देखता तो ये कैसा दिखता? वो पर्सपेक्टिव अक्सर वो रिवील करता है जो माइक्रोस्कोप छुपा देता है। थर्ड, प्रोग्रेस को रिफ्रेम करें, परफेक्शन में नहीं, मीनिंग में। एक कॉन्वर्सेशन जो आंसुओं में खत्म हो वो ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है 100 सुपरफिशियल टॉक से। एक रफ ड्राफ्ट जो आपकी फियर एक्सपोज करे ज्यादा पावरफुल है एक पॉलिश्ड लाई से। फोर्थ, डिसकन्फर्मिंग एविडेंस खोजिए। डिटेल स्वॉम्प सेल्फ जस्टिफिकेशन पर पलता है। आप सोचते हैं आप प्रिसाइज हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन अक्सर आप अपने बायसेस को छोटे प्रूफ्स से रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। किसी आउटसाइडर से पूछिए, वो पूरी पिक्चर में क्या देखते हैं? वो शायद आपको हिला दे, लेकिन तभी आप जानते हैं ये मैटर करता है। गोल ये नहीं है कि डिटेल्स को रिजेक्ट किया जाए। डिटेल्स मैटर करती हैं, लेकिन वो ट्रूथ नहीं होती, वो उसकी इकोज होती हैं, टूल्स होती हैं, नॉट मास्टर्स। उन्हें इस्तेमाल करिए कुछ बनाने के लिए, लेकिन उन्हें अपनी विजन को ड्राउन मत करने दीजिए, क्योंकि जो इंसान सिर्फ शैडोज को पॉलिश करता है वो कभी उस शेप को नहीं देख पाता जो वो शैडोज रिप्रेजेंट करती है। और अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो वो स्वॉम्प कंफर्टेबल बन जाता है, जाना पहचाना। आप मानने लगते हैं कि प्रिसीजन ही मीनिंग है, कि ट्वीकिंग ही बिल्डिंग है, कि जूमिंग इन ही थिंकिंग है। लेकिन सच ये है, बड़ा पिक्चर माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। उसे देखने के लिए उठना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, स्टेप बैक करना पड़ता है, और कभी कभी उस टाइनी परफेक्ट चीज से दूर जाना पड़ता है ताकि मैसी ब्यूटीफुल होल के लिए स्पेस बन सके। आप यहां पिक्सेल्स गिनने नहीं आए हैं, आप यहां पूरी इमेज देखने आए हैं। और जिस पल आपको ये याद आता है, डिटेल स्वॉम्प ड्रेन होना शुरू हो जाता है। द इमोशन ब्लीड ओवर। तुम देर से उठते हो, अलार्म ने बजना ही छोड़ दिया था। तुम अपना कॉफी गिरा देते हो, टो टकरा जाती है किसी फर्नीचर से, तुम बड़बड़ाते हुए गुस्से में बाहर निकल जाते हो। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे मैसेज का जवाब देना भूल जाता है, तुम्हें लगता है जैसे किसी ने पर्सनल अटैक कर दिया हो। कोई अजनबी जब ट्रैफिक में तुम्हारी गाड़ी काट देता है, तुम फट पड़ते हो। तुम्हारा पार्टनर जब एक सिंपल सा सवाल पूछता है, तुम झुंझलाकर जवाब देते हो। सच तो ये है कि तुम्हारे दोस्त ने कुछ गलत नहीं किया, वो ड्राइवर जानबूझकर रूड नहीं था, और तुम्हारा पार्टनर उस रिएक्शन का हकदार बिल्कुल नहीं था। लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ पहले ही तय कर चुका था कि ये दुनिया अनफेयर है, और अब हर चीज उस पहले इमोशन की रंगत में रंग गई है। यही है इमोशन ब्लीड ओवर, एक ऐसा फिनोमेनॉन जहां एक भावना दूसरी सिचुएशन में लीक हो जाती है, जैसे स्याही पानी में घुल जाए, हर परसेप्शन को धीरे धीरे डिस्टॉर्ट करती हुई, जब तक कि सब कुछ सच लगने लगे, भले वो होना। ये कोई सिंपल मूड स्विंग नहीं है, ये एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जो साइलेंटली तुम्हारी लॉजिक को रीरूट करता है, तुम्हारी मेमोरी को सैबोटाज करता है, और तुम्हारी सेंस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को तोड़ मरोड़ देता है। ये ना पूछता है न बताता है। तुम कभी नहीं कहते आई एम एंग्री अबाउट एक्स देयरफॉर आई एम मिसजजिंग वाई। नहीं, तुम जेन्युइनली बिलीव करते हो कि वाई ही प्रॉब्लम है, कि यही इंसान गिल्टी है, कि यही सिचुएशन जस्टिफाई करती है तुम्हारे रिएक्शन को। पर असली इमोशन की शुरुआत कहीं और से हुई थी, कई बार कुछ घंटे पहले, कभी कभी कई साल पहले।
तुम्हारी फीलिंग सिर्फ रियलिटी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, वो उसे रीराइट कर रही हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लो। तुम काम पे स्ट्रेस्ड हो, डेडलाइंस तुम्हारे ऊपर टूट रही हैं, एक सुपरवाइजर तुम्हें सबके सामने क्रिटिसाइज करता है। तुम कुछ नहीं कहते, काम रहते हो, प्रोफेशनल बने रहते हो, लेकिन फिर घर पर तुम्हारा बच्चा एक ग्लास पानी गिरा देता है। इतनी छोटी सी बात, और तुम चिल्ला उठते हो। क्यों? क्योंकि पानी की गलती नहीं थी, वो तो सिर्फ ट्रिगर था। असली आग तो अभी तक तुम्हारे नर्वस सिस्टम में जल रही थी। ह्यूमिलिएशन, फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस की वो टेंशन जो प्रोसेस नहीं हुई थी, उसे कहीं तो निकलना था। और तुम्हारा दिमाग तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि यही मोमेंट परफेक्ट है टारगेट बनाने के लिए। इमोशन ब्लीड हो गया, और अब बस बच्चा जो कुछ नहीं समझ पा रहा, उस चेन रिएक्शन का हिस्सा बन गया। ये रिफ्लेक्स इतना डीपली इनग्रेन्ड है कि हम नोटिस भी नहीं करते। तुम्हारा शरीर याद रखता है सुबह वाली इंसल्ट को, और अब घंटों बाद तुम्हारे सारे इंटरप्रिटेशंस उसी अनरिजॉल्व्ड इमोशन के लेंस से डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। तुम्हारा दोस्त देर से आया, तुम सोचते हो दे डोंट वैल्यू मी। एक छोटी सी दिक्कत होती है, तुम सोचते हो नथिंग एवर गोज राइट। कोई तुम्हें ब्लैंक फेस से देखता है, तुम सोचते हो दे आर ऑब्वियसली जजिंग मी। पर इनमें से कुछ भी ऑब्जेक्टिवली सच नहीं है, ये सब बस फील सच लगते हैं, क्योंकि इमोशन ने लेंस को इन्फेक्ट कर दिया है। और ये सिर्फ गुस्से के साथ नहीं होता, एंग्जाइटी भी ब्लीड करती है। तुम फाइनेंस को लेकर परेशान हो, और तुम्हें लगता है तुम्हारा रिलेशनशिप अनस्टेबल है। तुम अकेले फील करते हो, और वो लोनलीनेस तुम्हें शक दिला देती है अपने दोस्तों पर। यहाँ तक कि जॉय भी ब्लीड हो सकती है। अगर तुम्हें किसी बात की खुशी मिली है, तुम किसी रेड फ्लैग को ओवरलुक कर सकते हो। जहां कॉशन चाहिए थी, वहां तुम पॉजिटिविटी देख लेते हो। इमोशन किसी बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं करता, ये फैलता है, रंग छोड़ता है, चिपकता है। और सबसे डरावनी बात, जितना इंटेंस इमोशन होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी मिस इंटरप्रिटेशन रियल लगेगी। तुम्हारा दिमाग इमोशनल सिग्नल्स को प्रूफ मानता है। तुम सोचते हो इफ आई फील दिस स्ट्रांगली इट मस्ट बी ट्रू, और फिर वही बिलीफ नई बिहेवियर की नींव बन जाता है। तुम लड़ते हो, विड्रॉ करते हो, अक्यूज करते हो, ओवर रिएक्ट करते हो, नॉट बिकॉज सिचुएशन मांगती है, बट बिकॉज इमोशनल रेजिड्यू तुम्हारी पपेट स्ट्रिंग्स खींच रहा होता है। वो तुम्हारे टोन को कंट्रोल करता है, तुम्हारी परसेप्शन को ट्विस्ट करता है, तुम्हारी मेमोरी को मैनिपुलेट करता है, और सबसे खतरनाक, वो तुम्हें यकीन दिलाता है कि तुम बिल्कुल रैशनल हो। यही वजह है कि आर्ग्यूमेंट्स स्पाइरल हो जाती हैं। किसी का बैड मूड पूरे कमरे को चुप करा देता है, बिना कुछ कहे भी। एक अनरिजॉल्व्ड इमोशन रिलेशनशिप्स तोड़ सकता है, करियर्स रेक कर सकता है, सेल्फ वर्थ को नष्ट कर सकता है। हम ब्लीड को नहीं देखते, हम सिर्फ उसका आफ्टर मैथ देखते हैं और उसे सच मान लेते हैं। अब गहराई में चलते हैं। इमोशन ब्लीड ओवर सिर्फ और साइकोलॉजिकल नहीं है, इट्स न्यूरोलॉजिकल। जब तुम कोई इंटेंस इमोशन महसूस करते हो, तुम्हारा एमिगडाला लाइट अप हो जाता है, तुम्हारा दिमाग हाई अलर्ट में चला जाता है, फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड में। और ये सिर्फ फीलिंग को नहीं बदलता, बल्कि मेमोरी, रिकॉल, अटेंशन और इंटरप्रिटेशन तक को बदल देता है। अगर तुम एंग्री हो तो तुम्हें वो सारी बातें याद आएंगी जो तुम्हारे गुस्से को कंफर्म करे। अगर तुम सैड हो तो तुम्हारी नज़र सिर्फ उसी सैडनेस को वैलिडेट करने वाले क्यूज पर टिकेगी। तुम्हारा दिमाग सिलेक्टिवली वही इंफॉर्मेशन पिक करता है जो करंट मूड से मैच हो, और इससे बनता है एक फीडबैक लूप। ये लूप लॉजिकल नहीं होता, ये केमिकल होता है और रिलेंटलेस होता है। यही वजह है कि एक दिन जो ठीक ठाक शुरू होता है, वो इस फीलिंग के साथ खत्म होता है कि एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट, जबकि सच में सिर्फ एक ही चीज गलत हुई थी। एक अनरिजॉल्व्ड इमोशन चुपचाप तुम्हारी अवेयरनेस के हर हिस्से को इन्फेक्ट कर सकता है। ट्रेजेडी इमोशन में नहीं है, ट्रेजेडी इस बात में है कि वो कितना साइलेंटली तुम्हारी रियलिटी बन जाता है, बिना कि तुम समझ पाओ। वो कभी विस्पर नहीं करता दिस इज टेम्पररी, वो चीखता है दिस इज द वर्ल्ड, और हम उस वर्ल्ड पर रिएक्ट करते हैं, उसके आधार पर डिसीजंस लेते हैं। वो बातें कह देते हैं जो कभी वापस नहीं ली जा सकती। वो रिलेशनशिप्स तोड़ देते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी। वो लोगों को हर्ट कर देते हैं जो जिम्मेदार भी नहीं थे। वो अपॉर्चुनिटीज़ बर्बाद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशन ने हमें एक कहानी सुनाई और हमने वो कहानी मान ली। ये फिनोमिनन हमेशा एक्सप्लोजिव नहीं होता, कभी कभी बहुत सटल होता है।
वो पार्टनर जो तुम्हें डिस्टेंट लगता है, शायद इसलिए नहीं कि वो ऐसा है, बल्कि इसलिए क्योंकि अबैंडनमेंट तुम्हारे पास्ट से ब्लीड हो रहा है। वो जॉब जो अनसैटिस्फाइंग लगती है, शायद इसलिए नहीं कि वो बोरिंग है, बल्कि इसलिए क्योंकि फेलियर का डर हर टास्क को ड्रेड बना देता है। वो दोस्त जो तुम्हें डिसलॉयल लगता है, शायद वो है ही नहीं, पर किसी और के बिट्रेयल का जहर अब वहां लीक हो रहा है। इमोशन ब्लीड ओवर हमें फोर्स करता है कि हम पुराने जख्मों को प्रेजेंट टेंस में दोबारा जिएं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। रुको, सोचो, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं और ये फीलिंग आई कहां से? अगर तुम सोर्स को नाम दे पाओ तो रिएक्शन आइसोलेट कर सकते हो। तुम रिएक्शन के इल्यूजन में बहने के बजाय इंटेंशन से रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तब तुम समझते हो, ये जो अभी हुआ, इसने ये फीलिंग पैदा नहीं की, इसने बस उस पुराने ज्वालामुखी को छू दिया जो पहले से भीतर सुलग रहा था। दूसरा स्टेप, इमोशनल हाइजीन डेवलप करना। जैसे तुम हाथ धोते हो, इनबॉक्स साफ करते हो, नींद लेकर दिमाग रीसेट करते हो, वैसे ही फीलिंग्स को प्रोसेस करना जरूरी है। जर्नलिंग, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, कॉन्शियस मूवमेंट, ये ट्रेंड्स नहीं हैं, ये कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज हैं। ये इमोशन को अनरिलेटेड मोमेंट्स में लीक होने से रोकती हैं। तीसरा स्टेप, जब तुम किसी इंटेंस इमोशन में हो, तब अपने हर थॉट पर भरोसा मत करो। फीलिंग्स वैलिड हैं, बट नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। तुम्हारे दिमाग की वो आवाज जो कहती है, दे डोंट केयर अबाउट यू, यूल नेवर सक्सीड, दिस ऑलवेज हैपन्स टू यू, वो सच नहीं बोल रही, वो दर्द बोल रहा है। और दर्द अक्सर बहुत भरोसेमंद आवाज में झूठ बोलता है। आखिरी स्टेप, ग्रेस दो, दूसरों को भी और खुद को भी। तुम नहीं जानते कि सामने वाला इंसान किस ब्लीडिंग इमोशन को लेकर तुम्हारे सामने खड़ा है। वो कोल्ड रिस्पॉन्स, वो मिस्ड टेक्स्ट, वो ऑफ टोन, हो सकता है उसका तुमसे कोई लेना देना ही ना हो सकता है वो किसी और दर्द की गूंज हो। इमोशन ब्लीड ओवर एक पावरफुल फोर्स है। ये शेप करता है कि हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे याद रखते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन हमें उसका गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। हम उसे देख सकते हैं, उसे नाम दे सकते हैं, उसे अलग कर सकते हैं, और ऐसा करते हुए उस इमोशन की फॉग से क्लैरिटी रिक्लेम कर सकते हैं। क्योंकि जिस पल तुम समझते हो कि फीलिंग्स आर नॉट फैक्ट्स, उसी पल तुम्हारी आंखें पहली बार उस दुनिया को देखने लगती हैं जैसी वो सच में है। द रोल आइडेंटिटी लॉक। शुरुआत में वो बस एक रोल था, एक किरदार जिसे जरूरत पड़ने पर आप निभा लेते थे, एक जॉब टाइटल, एक दोस्ती का पर्सनैलिटी टैग, कुछ लोगों के बीच अपनाई गई एक खास टोन, या कभी कभी एक सर्वाइवल मोड। आपने उसे कपड़ों की तरह पहना, लेकिन जितनी देर तक आपने उसे पहना, उतना ही वो आपको शेप करता गया। जितनी बार आपने उसे दोहराया, उतनी बार उसने आपको दोहराया, और फिर एक दिन आप भूल गए कि कभी कोई चॉइस थी भी। यही है द रोल आइडेंटिटी लॉक, वो सटल इरिवर्सिबल पल जब कोई रोल कॉस्ट्यूम बनकर नहीं, आपकी स्किन बनकर चिपक जाता है। जब प्रिटेंडिंग एक हैबिट बन जाता है, हैबिट कैरेक्टर में बदलती है, और कैरेक्टर किस्मत बन जाती है। ये सब डिसेप्शन से शुरू नहीं होता, ये शुरू होता है जरूरत से। आप बनते हो द रिस्पॉन्सिबल वन, द स्ट्रॉन्ग वन, द स्मार्ट वन, द फनी वन, वो जो कभी नहीं रोता, वो जो हमेशा सबके लिए रेडी रहता है, और आपको इसके लिए रिवॉर्ड्स मिलते हैं। लोग आपको एडमायर करते हैं, थैंक यू कहते हैं, आपसे उम्मीद करने लगते हैं। तो आप वो रोल दोबारा निभाते हो, फिर से और फिर से, जब तक परफॉर्मेंस अनकॉन्शियस न हो जाए, जब तक मास्क आपकी हड्डियों में नहीं ढल जाता। और फिर कुछ बदल जाता है। आप भूल जाते हो कि रोल से पहले आप कौन थे। दिमाग अडैप्ट कर चुका होता है, न्यूरॉन्स एक पैटर्न में जुड़ चुके होते हैं। आपके लिए अब फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा आप सच में है और कौन सा बस दुनिया को दिखाने के लिए बना था। ये फर्क धीरे धीरे मिटने लगता है, और एक्टर भूल जाता है कि कभी कोई स्क्रिप्ट थी। ये केवल साइकोलॉजिकल नहीं, बायोलॉजिकल भी है। जितनी बार आप किसी बिहेवियर को रिहर्स करते हो, वो उतना ही गहराई से आपके दिमाग की स्ट्रक्चर में इंग्रेन हो जाता है। जैसे किसी जंगल में एक पगडंडी, हर बार का चलना उसे और गहरा कर देता है। और फिर एक वक्त आता है जब कोई कहता है इससे हट जाओ, तो आप रुक जाते हो, हिचकिचाते हो, क्योंकि वो रास्ता भले ही सच्चा हो,
फिर भी गलत लगता है। शायद आप अपने फैमिली में पीस कीपर थे, तनाव अब्जॉर्ब करते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स को बफर करते थे, वो बोझ उठाते थे जो आपका था ही नहीं। वो एक रोल था, शांत, अदृश्य, मगर लगातार। धीरे धीरे वही आपकी आइडेंटिटी बन गई। अब आप कहते हो, आई डोंट लाइक कॉन्फ्लिक्ट, आई एम जस्ट एन ईजी गोइंग पर्सन। लेकिन क्या वाकई यह रोल ही आपका डेफिनेशन बन गया, या शायद आप थे द अचीवर, द फिक्सर, द गोल्डन चाइल्ड? हर सक्सेस ने उस इमेज को फीड किया। आपने क्रैक दिखाना बंद कर दिया, स्माइल करना सीखा, क्यू पर स्टेबिलिटी परफॉर्म करना सीख लिया, चाहे अंदर से टूट रहे हो। और अब फेल होने का, खो जाने का, कंफ्यूज्ड होने का ख्याल भी आपको बिट्रेयल लगता है। खुद से नहीं, उस रोल से। आप अकेले नहीं हो, हर कोई मास्क पहनता है, लेकिन हर कोई याद नहीं रखता कि वो मास्क है। और खतरा रोल निभाने में नहीं है, खतरा है भूल जाने में कि आपने वो रोल पहन रखा है। क्योंकि जब आइडेंटिटी पत्थर बन जाती है, तब ग्रोथ एक थ्रेट बन जाती है। अगर आप हमेशा वो रहे हो जो कभी हेल्प नहीं मांगता, तो हेल्प मांगना कमजोरी लगता है। अगर आप हमेशा द स्टोइक वन रहे हो, तो किसी इमोशन को महसूस करना अनसेफ लगता है। अगर आपकी आइडेंटिटी सक्सेसफुल वन कांटे में जड़ें जमाए बैठी है, तो फेलियर सिर्फ दुख नहीं देता, वो आपको तोड़ देता है। दिमाग इस डिसोनेंस को रेजिस्ट करता है, वो रोल को प्रोटेक्ट करता है, वो एविडेंस फिल्टर करता है जो फिट नहीं बैठता, वो मेमोरीज रीराइट करता है, वो आपको ऐसे लोगों से घेरता है जो उस स्क्रिप्ट को रीइंफोर्स करते हैं। और जब आप कैरेक्टर से बाहर आने की कोशिश करते हैं, आपको लोनलीनेस महसूस होती है, रिजेक्शन का डर। तो ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, वो लॉक्ड रहते हैं। और सबसे दुखद बात, दुनिया उनकी तारीफ करती है। यू आर सो डिपेंडेबल, यू आर ऑलवेज काम, यू हैव गॉट इट ऑल फिगर्ड आउट। लेकिन वो तालियां आपकी सोल के लिए नहीं होती, वो होती हैं रोल के लिए। और धीरे धीरे वो रोल एक प्रिजन बन जाता है, और आपको द रियल यू अपनी ही जिंदगी में एक भूत बन जाते हैं। लेकिन एक रास्ता है। शुरुआत होती है नोटिसिंग से, धीरे से पूछने से, अगर कोई मुझे देख नहीं रहा होता तो मैं कौन होता? मैंने किन हिस्सों को चुप करा दिया ताकि ये रोल निभा सकूं? क्या मैं कुछ और कह पाता, कुछ और फील कर पाता, कुछ और बदल पाता, अगर मुझे यकीन होता कि मैं ऐसा करने की इजाजत रखता हूं? इन सवालों के जवाब आसान नहीं होंगे, क्योंकि मास्क्स कभी साफ साफ नहीं उतरते। वो निशान छोड़ते हैं, छापें, परछाइयां। और कई बार कि जब आप उन्हें हटा भी लेते हो, तो भी लगता है जैसे वो स्किन से चिपके हुए हैं। लेकिन फ्रीडम का रास्ता इस दिखावे में नहीं है कि आपने कभी कोई रोल नहीं निभाया। फ्रीडम आता है जब आप कॉन्शियसली चुनते हो, इसे रखना है, रीशेप करना है, या अब छोड़ देना है। हर रोल झूठ नहीं होता, कुछ सेक्रेड होते हैं, कुछ गिफ्ट जैसे। लेकिन एक गिफ्ट भी बर्डन बन सकता है। अगर आप भूल जाओ कि वो कभी ऑप्शनल था, तो एक पॉज लो, अंदर झांको। कौन हो आप उस आइडेंटिटी के नीचे जो दूसरों की एक्सपेक्टेशन से बनी है, उस वर्जन के नीचे जो सबसे एफिशिएंट, सबसे प्रेज्ड, सबसे एडमायर्ड है? और अगर आपको नहीं पता, तो ये फेलियर नहीं है, ये पहला सिग्नल है कि आप जागने लगे हो। क्योंकि आइडेंटिटी एक कैनवस होनी चाहिए, ना कि केज। एक पैटर्न जो आपने चुना हो, ना कि वो जो रेपिटेशन और रिवॉर्ड से आपकी आत्मा में कार्व हो गया हो। और जिस पल आप ये याद कर लेते हो, लॉक ढीला पड़ने लगता है। आपको अपनी जिंदगी तोड़नी नहीं है, आपको सब कुछ रिजेक्ट नहीं करना है, लेकिन आपको ये जरूर पूछना होगा, इस सब में से मैं कौन हूं? और कौन सा हिस्सा बस एक रोल है जिसे मैंने इतना लंबे वक्त तक निभाया कि भूल गया कि इससे बाहर भी कोई मैं था। यू आर मोर देन एनी टाइटल, एनी ट्रेट, एनी स्क्रिप्ट। यू आर नॉट द रोल, यू आर द एक्टर। यू आर नॉट द आइडेंटिटी, यू आर द ऑथर। एंड यू कैन बिगिन रीराइटिंग एनी टाइम, इवन नाउ। दी ओवर कॉन्फिडेंस सिंड्रोम। तुम किसी के सामने बैठे हो और वो इंसान पूरी सर्टेनिटी के साथ बोलता है। वो बताता है कि इकोनॉमी में क्या गलत है, एजुकेशन सिस्टम कैसे ठीक किया जाए, कौन सी मेडिसिन क्यों काम करती है, और ग्लोबल वार्मिंग की असली वजह क्या है। बिना एक पल की हिचकिचाहट के उसकी कॉन्फिडेंस मैग्नेटिक लगती है, उसकी आवाज स्टेडी और दमदार। लेकिन अगर तुम उन्हीं टॉपिक्स पर किसी असली एक्सपर्ट से बात करो, तो उनका जवाब शायद ऐसे शुरू होगा, इट डिपेंड्स, या इट्स कॉम्प्लिकेटेड, या शायद आई एम नॉट श्योर। ये मॉडेस्टी नहीं है, ये रियलिटी है,
ये है द ओवर कॉन्फिडेंस सिंड्रोम, एक ऐसा पैराडॉक्स जो हमारी साइकोलॉजी में गहराई से छिपा है। जितना कम कोई इंसान किसी विषय को जानता है, उतना ज्यादा वो अपने नॉलेज को ओवर एस्टिमेट करता है, और जितना ज्यादा कोई वाकई समझता है, एक्सपीरियंस, नॉलेज, न्यूआंस के साथ, उतना ही ज्यादा वो खुद पर डाउट करता है। क्योंकि सच की गहराई में जाते ही कॉम्प्लेक्स चीजें और ज्यादा उलझ जाती हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये सिर्फ एरोगेंस नहीं है, ये कॉग्निटिव मिसवायरिंग है। जब तुम्हें किसी टॉपिक की बहुत कम जानकारी होती है तो तुम्हारी इग्नोरेंस की बाउंड्रीज तुम्हें दिखती नहीं। तुम नहीं देख पाते कि क्या नहीं जानते, तो दिमाग बस कुछ पजल पीसेस से पूरा इमेज बना देता है, और वो इमेज पूरा लगता है। यही इल्यूजन है। तुम सोचते हो कि सब साफ है क्योंकि जो पार्ट्स कंफ्यूजिंग होते वो तुम्हारे पास हैं ही नहीं। ब्रेन को सिंप्लिसिटी पसंद है, वो सेफ लगता है, और इसी से एक खतरनाक इम्बैलेंस पैदा होता है। शैलो सोच वाले लाउड वॉइसेस जो डीप विजडम को दबा देते हैं। इस पर डनिंग क्रूगर इफेक्ट नाम का एक फिनोमिनन है, जिसे साइकोलॉजिस्ट्स डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर ने डिफाइन किया था। उन्होंने पाया कि जिन लोगों की किसी फील्ड में एबिलिटी कम होती है, वो अपनी कैपेबिलिटी को ज्यादा आंकते हैं, और जिनकी एबिलिटी हाई होती है, वो खुद को कम आंकते हैं। ये आयरनी नहीं है, ये सिस्टेमिक है। जिन्हें कम आता है उन्हें ज्यादा विश्वास होता है। तुमने इसे सोशल मीडिया पर देखा होगा। कोई एक हेडलाइन पढ़ता है और अचानक वो उस टॉपिक का एक्सपर्ट बन जाता है। उसने स्टडी नहीं पढ़ी, सोर्स वेरीफाई नहीं किया, फिर भी वो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ बोलता है। वो मैलिशियस नहीं होता, वो जेन्युइनली मानता है कि वो समझता है। उसका बिलीफ एक छोटे से नॉलेज हिल पर टिका होता है, और उस हिल टॉप से दुनिया बहुत सिंपल लगती है। लेकिन रियल एक्सपर्टीज वो तुम्हें हम्बल बनाती है। डॉक्टर जिसने सैकड़ों केसेस देखे हैं, वो जानता है कि बॉडी कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। फिजिसिस्ट जिसने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है, वो जानता है कि अभी भी कितना कुछ अननोवेबल है। हिस्टोरियन जिसने हजारों पेजेस पढ़े हैं, वो समझता है कि टाइम के साथ ट्रूथ कितना फ्रैजाइल हो जाता है। असल नॉलेज भी तुम्हारी विजन को एक्सपैंड करता है और दिखाता है कि कितना कुछ अभी भी बाहर है। लेकिन इसकी भी एक कॉस्ट है, क्योंकि अनसर्टेनिटी अनकंफर्टेबल लगती है। वो बिकती नहीं, वो ट्रेंड नहीं करती, वो रूम पर छा नहीं पाती। तो एक्सपर्टीज की वॉइस अक्सर दब जाती है, एने फैक्ट्स से बल्कि कॉन्फिडेंस से। हम वॉल्यूम को वैलिडिटी समझ बैठते हैं, हम डेप्थ की बजाय क्लैरिटी को रिवॉर्ड करते हैं, और हम उनका पीछा करते हैं जो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी से बोलते हैं, इवन जब उनके नीचे कुछ ठोस ना हो। ये सिंड्रोम सिर्फ दूसरों में नहीं होता, ये तुम्हारे अंदर भी है, हमारे सबके अंदर है। सोचो किसी वक्त को जब तुमने एडवाइस बहुत जल्दी दे दी। कोई दोस्त अपने रिलेशनशिप या हेल्थ इश्यू पर कुछ पूछता है, एंड तुम बिना सोचे झट से जवाब दे देते हो। वो एडवाइस तुम्हारे इंट्यूशन या एक्सपीरियंस पर टिकी थी, और उस वक्त बिल्कुल सही लगती थी। लेकिन बाद में एहसास होता है, तुम्हें तो उनकी पूरी स्टोरी पता ही नहीं थी। तुमने लेयर्स को समझा ही नहीं, लेकिन तब तक शायद डैमेज हो चुका होता है। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत सिडक्टिव होती है। वो तुम्हें पावरफुल, इंसाइटफुल, रिस्पेक्टेड महसूस कराती है। फीलिंग श्योर और बीइंग राइट के बीच का फर्क मिट जाता है, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं होते। कॉन्फिडेंस बिना फाउंडेशन के एक शीशे का घर है। धूप में चमकता है, लेकिन फर्स्ट रियल प्रेशर में टूट जाता है। फिर भी सोसाइटी ओवर कॉन्फिडेंस को रिवॉर्ड करती है। इंटरव्यूज में, पॉलिटिक्स में, डिबेट्स में हम उन्हें पसंद करते हैं जो कॉन्फिडेंट लगते हैं, ना कि जो कॉशियस हों, ना कि जो रिफ्लेक्ट करते हों। हमें आंसर्स चाहिए, क्वेश्चंस नहीं। सिंप्लिसिटी चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। और इसी वजह से लाउडेस्ट वॉइसेस ऊपर पहुंचती हैं, नॉट बिकॉज दे आर राइट, बट बिकॉज दे आर अनशेकन। और सबसे ज्यादा दुखद बात, जो लोग सच में स्किल्ड होते हैं, जो स्टडी करते हैं, सीखते हैं, खुद को टेस्ट करते हैं, वो खुद को इम्पॉस्टर महसूस करने लगते हैं। यही है इम्पॉस्टर सिंड्रोम, एक्सपर्ट का कर्स। जितना ज्यादा तुम किसी सिस्टम को समझते हो, उतना ही तुम्हें अपने ब्लाइंड स्पॉट्स का एहसास होता है। तुम खुद पर सवाल उठाने लगते हो, क्योंकि अब तुम्हें दिखने लगता है कि किसी के पास कंप्लीट कंट्रोल नहीं है। और यही ह्यूमिलिटी, जो एक ऑनेस्ट चीज है, अक्सर असली विजडम को चुप करा देती है। दी ओवर कॉन्फिडेंस सिंड्रोम कोई पर्सनल फ्लॉ नहीं है, ये एक सोशल डेंजर है। इसी से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, गलत लीडर्स ऊपर आते हैं, और ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो रोकी जा सकती थीं लोगों द्वारा, जो जानने की बजाय बस यकीन कर बैठे। उन्होंने झूठ नहीं बोला,
वो बस ओवर कॉन्फिडेंट थे। तो अब सवाल ये, इस साइकिल को तोड़ें कैसे? पहला स्टेप, सर्टेनिटी से डरना सीखो। हर सर्टेनिटी से नहीं, कुछ बातें सच में तय होती हैं, लेकिन वो सर्टेनिटी जो बहुत जल्दी, बहुत स्मूथ, बहुत परफेक्ट लगे, दैट्स अ रेड फ्लैग। खुद से पूछो, मुझे ये कैसे पता चला? मैंने क्या एक्चुअल एविडेंस देखा है? मैंने क्या छोड़ दिया? जितना ज्यादा तुम अपनी कंक्लूजन्स को चैलेंज करोगे, उतनी ही संभावना है कि तुम उसके नीचे कुछ रियल पाओगे। दूसरा स्टेप, पॉज करने की प्रैक्टिस करो। जब कोई कॉम्प्लेक्स मुद्दे पर बहुत सिंपल और बोल्ड तरीके से बोले तो तुरंत अग्री मत करो। गहराई मांगो, सोर्सेज मांगो, पूछो व्हाट वुड मेक यू चेंज योर माइंड। अगर उनके पास कोई जवाब नहीं है तो वो ट्रूथ नहीं दे रहे, दे आर ऑफरिंग ईगो। और अंत में, डाउट को रिस्पेक्ट करो। उसे वीकनेस मत समझो, वो स्ट्रेंथ की निशानी है। मुझे नहीं पता कहने के लिए करेज चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स है कहने के लिए मैच्योरिटी चाहिए। ये शब्द दरवाजे बंद नहीं करते, ये दरवाजे खोलते हैं। अंत में, नॉलेज कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक स्पाइरल है जो और गहराई में जाता है। और जितना ज्यादा तुम जानते हो, उतना ही कम तुम दिखावा करते हो कि तुम सब समझते हो। तो अगली बार जब कोई एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ बोले, पॉज करो, सोचो, क्या वो सच बता रहा है या बस ये दिखा रहा है कि उसने कितना कम देखा है? और जब तुम खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करते पाओ, बहुत कॉन्फिडेंट, तो पूछो, क्या ये कॉन्फिडेंस अर्न की गई है? क्योंकि हर शांत एक्सपर्ट के पीछे डाउट का एक पहाड़ होता है, और हर लाउड फूल के पीछे एक क्लिफ जिसका उन्हें खुद अंदाजा भी नहीं। द हाइंडसाइट फैब्रिकेशन। तुम पीछे मुड़कर कहते हो, मुझे पता था। तुम्हें याद आता है कैसे तुमने खुद को चेतावनी दी थी। तुम्हें वो संकेत याद आते हैं, वो गट फीलिंग, वो हिचकिचाहट। तुम खुद को समझाते हो कि तुमने पहले ही सब देख लिया था, लेकिन सच्चाई ये है, तुमने नहीं देखा था। तुम बस अब ऐसा सोचते हो क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, और तुम्हारा दिमाग बिना तुमसे पूछे पास्ट को इस तरह रीराइट कर चुका है कि सब कुछ प्रिडिक्टेबल लगे। इसे कहते हैं हाइंडसाइट फैब्रिकेशन, एक चुपचाप चलने वाली मेंटल ट्रिक जहां तुम्हारा माइंड मेमोरी को एडिट करता है, बिलीव्स को रीशेप करता है और तुम्हारी पर्सनल हिस्ट्री में झूठी फोरसाइट इंसर्ट कर देता है। ये इल्यूजन सिर्फ कन्विंसिंग नहीं होती, ये पूरी तरह रियल लगती है। तुम्हें याद भी नहीं रहता कि तुमने कुछ रिवाइज किया है। झूठ इतने आराम से घुसता है कि पकड़ में नहीं आता, और तुम्हारा वो पास्ट सेल्फ जो कभी डाउट में था, हिचका था या गलत अनुमान लगाता था, मिटा दिया जाता है। उसकी जगह एक नया वर्जन रख दिया जाता है जो हमेशा से जानता था। तुम्हें कोई छोड़ देता है और अचानक हर रेड फ्लैग तुम्हें हाई डेफिनेशन में दिखने लगता है। तुम एग्जाम में फेल होते हो और याद आता है कैसे पहले से तुम नर्वस थे। एक स्टार्टअप डूबता है और इन्वेस्टर्स क्लेम करते हैं कि उन्होंने पहले ही फ्लॉस देख लिए थे, लेकिन सच ये है, पहले किसी को नहीं पता था। तुमने होप किया, गैस किया या बस इमेजिन किया, लेकिन सर्टेनिटी तब आई जब रिजल्ट सामने आया और तुम्हारी मेमोरी ने उस सर्टेनिटी को पास्ट में पीछे घुसा दिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसानी दिमाग को कोहेरेंस चाहिए, उसे दुनिया में मीनिंग चाहिए। इसलिए जब कोई आउटकम होता है, तुम्हारा माइंड पिछली सोच को इस तरह अरेंज कर देता है कि प्रेजेंट बिल्कुल लॉजिकल लगे, जैसे कोई मूवी ट्विस्ट एंडिंग आने के बाद उसके पहले के सीन्स को दोबारा शूट कर ले। लेकिन ये फिक्शन नहीं है, ये तुम्हारा खुद का इनर नैरेटिव है, साइलेंटली अपडेट होता हुआ, तुम्हारी परमिशन के बिना। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक अनजान हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बताया गया। फिर उनसे पूछा गया कि आउटकम क्या होगा। जब सच बताया गया और कुछ दिन बाद उनसे पूछा गया कि उन्होंने शुरू में क्या गेस किया था, ज्यादातर ने कहा, मैंने तो यही सोचा था। ना इसलिए कि वो झूठ बोल रहे थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें सच में यकीन था कि वो शुरू से जानते थे। ये इल्यूजन सिर्फ यादें नहीं बदलती, ये तुम्हारे जजमेंट को भी डिस्टॉर्ट करती है। जब तुम पीछे देखते हो और सोचते हो कि आउटकम ऑब्वियस था, तो तुम खुद को या दूसरों को अनफेयरली जज करने लगते हो कि पहले क्यों नहीं एक्शन लिया। तुम उन डिसीजंस को सजा देते हो जो अनसर्टेनिटी में लिए गए थे, मानो वो साफ साफ गलतियां थीं। लेकिन सच ये है, कभी भी कोई चीज उस वक्त इतनी साफ नहीं होती। जिंदगी एक धुंध है, चॉइसेस, डर और अधूरी इन्फॉर्मेशन की। हाइंडसाइट में ही टुकड़े जुड़ते हैं,
क्योंकि तुम्हारा दिमाग उनके बीच एक लाइन खींच देता है जो पहले कभी थी ही नहीं। ये कोई झूठ नहीं है, ये एक कंस्ट्रक्शन है, एक स्कैफोल्डिंग जो आउटकम के चारों तरफ बनती है ताकि वो मजबूत और इनेविटेबल लगे। सोचो फाइनेंशियल क्रैशेस को। हर बड़ी गिरावट के बाद पंडित सामने आकर कहते हैं, हमें पहले से पता था, सारे संकेत वहीं थे। लेकिन अगर पीछे जाओ उस क्रैश से पहले के टाइम में, तो वही लोग चुप थे या होपफुल बातें कर रहे थे। संकेत तभी क्लियर लगते हैं जब क्रैश हो चुका होता है, क्योंकि दिमाग कॉज को इफेक्ट से जोड़ने का भूखा होता है। तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी हाइंडसाइट अननोन्स को फॉल्स सर्टेनिटीज में बदल देता है। तुम सोचते हो, मुझे पता था ये धोखा देगा, मुझे पता था वो जॉब मेरे लिए नहीं थी, मुझे पता था वो प्लान फेल होगा। लेकिन ये थॉट्स उस वक्त शायद थे ही नहीं, वो बाद में आए, मेमोरीज में इंसर्ट किए गए, प्रेजेंट को जस्टिफाई करने के लिए। और ये इल्यूजन तुम्हारे ईगो को भी प्रोटेक्ट करता है। अगर कुछ अच्छा हुआ तो तुम खुद को कॉन्फिडेंट याद करते हो, क्लेम करते हो कि तुमने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा किया, जबकि सच में शायद तुम पूरी तरह डाउट में थे। सक्सेस को फोरसाइट की तरह फ्रेम किया जाता है और फेलियर, वो किसी और की गलती बन जाती है। हर हाल में नैरेटिव रीराइट कर दिया जाता है ताकि तुम कंसिस्टेंट, कॉम्पिटेंट और इन कंट्रोल दिखो। लेकिन कंसिस्टेंसी एक मिथ है। तुम्हारा पास्ट सेल्फ एक अलग इंसान था, अलग होप्स, फियर्स और इन्फॉर्मेशन से बना हुआ। जब तुम ये भूल जाते हो तो तुमसे कंपैशन भी चला जाता है। तुम कठोर हो जाते हो, कहते हो मुझे बेहतर पता होना चाहिए था, जबकि सच्चाई ये है कि तुम जान ही नहीं सकते थे। हाइंडसाइट फैब्रिकेशन से बचने का तरीका है फॉल्स क्लैरिटी के पुल से लड़ना। याद रखो वो मोमेंट कितना अनसर्टेन था। खुद से पूछो, आखिर मैं आउटकम से पहले क्या सोचता था? मैंने कौन से डाउट्स चुप करा दिए थे? मैंने कौन से ऑप्शंस इग्नोर कर दिए? नॉट बिकॉज आई वॉज फूलिश बट बिकॉज आई वॉज ह्यूमन। शुरुआत करो जर्नलिंग से। डिसीजंस लिखो, आउटकम्स नहीं, सिर्फ वो थॉट्स जो रिजल्ट से पहले थे। कुछ हफ्तों बाद उन्हें पढ़ो, तुम देखोगे कितनी अनसर्टेनिटी थी, कितनी पॉसिबिलिटीज थीं, और तुम्हारी प्रिडिक्शंस कितनी शेकी थीं। और उस कॉन्ट्रास्ट में तुम इल्यूजन को साफ देखोगे। तुम्हारी मेमोरी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ये एक कहानी है जो रियल टाइम में बार बार रीराइट हो रही है। ये जानना तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, ये तुम्हें होशियार बनाता है। क्योंकि सच्चाई ये है, हम में से किसी को पहले से सब पता नहीं होता, हम बस चाहते हैं कि हमें पता होता। आस्क ChatGPT द एम्पैथी इम्बैलेंस। आप एक इंसान को तकलीफ में देखते हैं, भीड़ में खोया एक बच्चा, पार्क की बेंच पर चुपचाप रोता कोई अजनबी, अस्पताल के बेड पर दर्द से भरा एक चेहरा, और आपकी छाती कस जाती है। वो फीलिंग तुरंत आती है, गहरी, बिना किसी सोच विचार के। मदद करने की अर्ज, हाथ बढ़ाने की चाह, किसी को थाम लेने की जरूरत। यही है एम्पैथी, और ये बहुत पावरफुल है। लेकिन अब थोड़ा जूम आउट कीजिए। एक बच्चा 1000 में बदल जाता है, एक रोता हुआ अजनबी एक पूरी नेशन बन जाता है। एक स्टैटिस्टिक, एक नंबर जो आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल होता चला जाता है, और अचानक कुछ महसूस नहीं होता। वो अर्जेंसी गायब हो जाती है, वो फीलिंग डल पड़ जाती है। आप स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको परवाह नहीं, बल्कि इसलिए कि आपका माइंड इतना बोझ उठा ही नहीं सकता। इसे कहते हैं द एम्पैथी इम्बैलेंस। आप हार्टलेस नहीं हैं, लेकिन आपकी एम्पैथी बायस्ड है, वायर्ड है, इमीडिएट, विजिबल, सिंगुलर के लिए। आप बायोलॉजिकली ट्यून्ड हैं किसी एक इंसान के दर्द को गहराई से महसूस करने के लिए, लेकिन हजारों लोगों के लिए ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं। ये कोई मॉरल फेलियर नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल है। आपकी कंपैशन स्केल के सामने कोलैप्स कर जाती है, और ये कोलैप्स हर चीज को शेप करता है। आप किन चैरिटीज को सपोर्ट करते हैं, किन वॉर्स को इग्नोर करते हैं, सब कुछ। साइकोलॉजिस्ट्स इसे कहते हैं स्कोप इनसेंसिटिविटी। एक सिंगल स्टोरी हमें मूव करती है, एक नंबर हमें सुन्न कर देता है। इसीलिए लोग एक आइडेंटिफाइबल चाइल्ड को बचाने के लिए ज्यादा डोनेट करते हैं, बजाय एक पूरे गांव को बचाने के। इसीलिए मीडिया हेडलाइंस में फेसेस होते हैं, स्प्रेडशीट्स नहीं। क्योंकि जिस पल सफरिंग एब्स्ट्रैक्ट बन जाती है, एम्पैथी बंद हो जाती है। हम कोई लॉजिकल मशीन्स नहीं हैं जो ग्रेटेस्ट गुड कैलकुलेट करते हैं। हम स्टोरी ड्रिवन क्रीचर्स हैं जिनकी मोरालिटी फेसेस से ट्रिगर होती है, फिगर्स से नहीं।
एक मशहूर एग्जाम्पल लीजिए। माली की एक छोटी बच्ची रोकिया को एक चैरिटी कैंपेन में दिखाया गया। लोगों ने उसकी फोटो देखी, डोनेशन सर्च कर गए। लेकिन जब उसी कैंपेन में हजारों बच्चों के स्टैटिस्टिक्स दिखाए गए, डोनेशंस गिर गए। क्यों? क्योंकि माइंड एक चाइल्ड को देखता है और कहता है आई कैन हेल्प, लेकिन जब वो हजारों को देखता है वो कहता है आई कांट मेक अ डिफरेंस। प्रॉब्लम बहुत बड़ी, बहुत डिस्टेंट लगने लगती है। तो माइंड को लगता है इग्नोर कर देना बेहतर है। और ये सिर्फ चैरिटी तक सीमित नहीं है, ये पॉलिटिक्स, हेल्थ, क्लाइमेट एक्शन, हर चीज में घुसा हुआ है। एक सेलिब्रिटी को कोई रेयर इलनेस हो जाती है और सब उसके क्योर के पीछे लग जाते हैं, लेकिन हजारों लोग जो क्वाइटली मर रहे हैं वो कभी ट्रेंड नहीं करते। एक वायरल वीडियो जिसमें पुलिस की एक एक्ट दिखती है, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, लेकिन सिस्टेमिक ऑपरेशन जो दशकों से छुपा है वो कभी हेडलाइन नहीं बनता। न्यूज़ पर किसी एक वॉर टॉर्न चाइल्ड का चेहरा हमारा दिल तोड़ देता है, लेकिन एक रीजन में डिस्प्लेस्ड हुए 10 मिलियन लोग जिनका नाम तक हम ठीक से नहीं जानते, उनकी सफरिंग बेयरली रजिस्टर होती है। आपकी एम्पैथी फेयर नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो रैशनल नहीं है, और ये और भी बदतर होता जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि विक्टिम्स की संख्या जितनी बढ़ती है, एम्पैथी उतनी ही कम हो जाती है। इसे कहते हैं कोलैप्स ऑफ कंपैशन। जब लोगों को एक ज़रूरतमंद इंसान के बारे में बताया जाता है, वो दिल खोल कर देते हैं, लेकिन जब कई लोगों की बात आती है वो कम देते हैं। इमोशनली हम शट डाउन हो जाते हैं, हम अपनी कंपैशन को रेशन करने लगते हैं, नॉट क्योंकि हम बुरे हैं बल्कि क्योंकि हम ओवरवेल्म्ड हैं। आपका ब्रेन स्केल के लिए बना ही नहीं था। एंशियंट वर्ल्ड में आप 100 या उससे कम लोगों के ग्रुप्स में रहते थे, आप सबको जानते थे। एम्पैथी उसी कॉन्टेक्स्ट में इवॉल्व्ड हुई थी, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए, ट्राइब से बॉन्ड करने के लिए, और आग के किनारे किसी एक डिस्ट्रेस की आवाज़ को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन अब इस हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में आपकी मॉरल सेंसेस को दुनिया के हर कोने से आने वाली सफरिंग को प्रोसेस करना पड़ता है, और वो फेल हो जाती है, ना केयरिंग की कमी से बल्कि कॉग्निटिव ओवरलोड से। तो अब सवाल है, क्या करें? कैसे जिएं उस दुनिया में जहां कंपैशन स्केल नहीं करती बट सफरिंग करती है? सबसे पहले मानिए कि हम परफेक्टली रैशनल मॉरल एजेंट्स नहीं हैं। हम अनइक्वल केयर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम मॉन्स्टर्स हैं, इसका मतलब ये है हम इंसान हैं। लेकिन अगर हम इस सच्चाई को इग्नोर करेंगे तो हम वो डिसीजंस लेते रहेंगे जो फील तो अच्छे करते हैं लेकिन असर बहुत कम डालते हैं। दूसरा, हमें अपनी फ्लॉज को ध्यान में रखकर सिस्टम्स डिजाइन करने होंगे। स्मार्ट सिस्टम्स हेल्प कर सकते हैं। गिव डायरेक्टली आपको रोती हुई तस्वीरें नहीं दिखाता, वो इम्पैक्ट दिखाता है। इफेक्टिव ऑल्ट्रुइज्म आपकी फीलिंग्स को अपील नहीं करता, वो लॉजिक को अपील करता है। आपसे कहता है वहां दो जहां तुम्हारे पैसे सबसे ज्यादा जान बचाएं। ये कोल्ड लग सकता है लेकिन ये ज्यादा जिंदगियां बचाता है। हमें दोनों चाहिए, एक दिल जो टूटे और एक दिमाग जो कैलकुलेट करे। तीसरा, इमोशनल मैनिपुलेशन से बचिए। मीडिया और पॉलिटिशियंस जानते हैं कैसे आपकी एम्पैथी को वेपनाइज करना है। वो आपको एक विक्टिम दिखाते हैं ताकि आप हजारों को भूल जाएं। वो आउटरीच के लिए स्टोरीज चेरी पिक करते हैं जबकि डीप स्ट्रक्चरल हार्म को इग्नोर कर देते हैं। अगर आप उन्हें अपनी एम्पैथी का ड्राइवर बना देंगे तो वो उसे स्पेक्टिकल्स में फंसा देंगे। सॉल्यूशंस से दूर। चौथा, खुद को ट्रेन करिए स्केल पर सोचने के लिए। ये नेचुरली नहीं आएगा, लेकिन इसे आप मसल की तरह बिल्ड कर सकते हैं। 2 ट्रूथ साथ पकड़ना सीखिए। एक का दर्द सेक्रेड है लेकिन मैनी का दर्द अर्जेंट है। नंबर्स से मुंह मत मोड़िए। स्टैटिस्टिक्स के पीछे की स्टोरीज जानिए। फेस और क्राउड में से किसी एक को मत चुनिए, दोनों को महसूस करिए। यही है मॉरल मैच्योरिटी। लेकिन शायद सबसे कठिन सच ये है, एम्पैथी अलोन इज नॉट इनफ। ये बहुत फ्रैजाइल है, बहुत बायस्ड है, बहुत जल्दी टूट जाती है। हमें चाहिए कुछ और, कुछ ठंडा लेकिन गहरा। हमें चाहिए कंपैशन जो प्रिंसिपल से गाइडेड हो। सिर्फ वही नहीं जो अर्जेंट लगता है बल्कि जो सच में अर्जेंट है। सिर्फ वही नहीं जिसे हम देख सकते हैं बल्कि जिसे हम नहीं देख सकते। सिर्फ वो नहीं जो हमारा दिल तोड़ दे बल्कि वो जो दुनिया को तोड़ रहा है। तो अगली बार जब आप किसी एक इंसान के दर्द से मूव हो जाए, उसे सम्मान दें, उसकी मदद करें, उस एम्पैथी को बहने दें,
लेकिन फिर खुद से पूछें, मैं किसे नहीं देख रहा? किसका दर्द चुप्पी, दूरी या डेटा के पीछे छुपा है? कौन मुझे पुकार रहा है लेकिन कभी किसी वायरल वीडियो में नहीं आएगा? क्योंकि मोरालिटी को मेजर नहीं किया जाता इस बात से कि हम एक के लिए कितना फील करते हैं, उसे मापा जाता है इस बात से कि हम मैनी के लिए क्या करते हैं। और शायद यही सबसे बड़ी चुनौती है, उससे भी प्यार करना सीखना जिसे हम देख नहीं सकते। अपने कांपते दिल से उस इनविजिबल भीड़ तक एक पुल बनाना। द पैटर्न हंगर ग्लिच। एक परछाई तुम्हारी आंख के कोने में झिलमिलाती है, बार बार वही नंबर्स दिखते हैं, 1111, 333, 777। कोई अजनबी वही बात कह देता है जो तुमने अभी अभी अपने मन में सोची थी। तुम रुकते हो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कोई हल्की सी फुसफुसाहट कहती है, दिस मीन्स समथिंग। लेकिन क्या वाकई? क्या हो अगर इसका कोई मतलब ही न हो? क्या हो अगर तुम्हारा दिमाग वही कर रहा हो जो वो सदियों से करता आया है? वॉइड में स्ट्रक्चर ढूंढना, केओस में सिग्नल ढूंढना और डर में कंफर्ट ढूंढना। इसे कहते हैं पैटर्न हंगर ग्लिच। मानव मन के भीतर छिपी एक गहरी, अदृश्य इम्पल्सिव क्रेविंग। ऐसे स्थानों पर अर्थ ढूंढना जहां कोई अर्थ नहीं होता। रैंडमनेस में ऑर्डर देखना। तारों के बीच ऐसी रेखाएं जोड़ना जो कभी बनी ही नहीं थीं। ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। सही है, हम जन्म से ही प्रोग्राम्ड है प्रिडिक्शन के लिए। कौन सी आवाज़ डेंजर है, कौन सी हलचल शिकार का संकेत है, कौन सा रिचुअल बारिश वापस लाता है। एक क्रूर अनिश्चित संसार में वे लोग जो पैटर्न्स ढूंढ पाए, चाहे असली हों या काल्पनिक, ज्यादा दिन जिंदा रहे। लेकिन आज की दुनिया में यही शक्ति बन चुकी है ग्लिच। हम बादलों में चेहरे देखते हैं, वाइट नॉइज में मैसेजेस सुनते हैं, ड्रीम्स और घटनाओं को जोड़ते हैं, सॉन्ग्स और इमोशंस को मिलाते हैं, साइंस और फेट को एक धागे में पिरोते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को रैंडमनेस एक खतरे की तरह लगता है। और इसलिए हम उस केओस पर नैरेटिव की चादर बिछा देते हैं। तुमने भी कभी महसूस किया होगा, तुम किसी को याद करते हो जिससे महीनों बात नहीं हुई, और उसी वक़्त उनका कॉल आता है। तुम सोचते हो इट्स अ साइन, पर हो सकता है वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी हो। तुम वो सैकड़ों बार याद नहीं रखते जब तुमने किसी को सोचा और उन्होंने कॉल नहीं किया। तुम्हारा दिमाग साइलेंस को आर्काइव नहीं करता, वो कोइंसिडेंस को हाईलाइट करता है। तुम्हें एक डोपामिन हिट देता है हर बार जब तुम कोई पैटर्न स्पॉट करते हो, चाहे वो पूरी तरह काल्पनिक ही क्यों न हो, क्योंकि कनेक्शन पहचानना पावरफुल लगता है। ऐसा लगता है जैसे तुम किसी कॉस्मिक रिदम से सिंक हो। लेकिन सच कुछ और है, यूनिवर्स तुम्हारे लिए अलाइन नहीं हो रहा, तुम्हारा परसेप्शन खुद को अलाइन कर रहा है। यही है ग्लिच, बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे प्रोसेसिंग में। तुम स्टैटिक स्क्रीन को देखते हो और तुम्हारा दिमाग उसमें चेहरा बना लेता है। पिक्सेल्स झूठ नहीं बोलते, बट परसेप्शन बोलता है। परसेप्शन वो मीनिंग घड़ता है जो कभी था ही नहीं। इसी प्रोसेस को कहते हैं अपोफेनिया, रैंडम डेटा में मीनिंगफुल पैटर्न्स देखना। और पैराइडोलिया भी इसी से जुड़ा है, जहां तुम्हें शेप्स, फेसेस या वॉइसेस दिखती हैं जो कभी वहां थी ही नहीं। यही मैकेनिज्म था जिसने हमारे पूर्वजों को तूफान में देवता दिखाए, पक्षियों की उड़ान में ओमेन देखा और कॉमेट में कर्सेस। उनके लिए रैंडमनेस अस्वीकार्य था। हर चीज का कोई मतलब होना जरूरी था, वरना जीवन का मतलब ही क्या। और आज भी हम वही करते हैं। एक लकी शर्ट, एक कर्सिड तारीख, एक सॉन्ग जो हमेशा तब बजता है जब तुम खो जाते हो। इन सब चीजों का कोई लिंक नहीं है, लेकिन तुम्हें लगता है कि है। और जैसे जैसे तुम्हारी जिंदगी कैओटिक होती जाती है, वैसे वैसे तुम्हारा मन इन पैटर्न्स के लिए और भूखा होता जाता है, क्योंकि उन्हीं पैटर्न्स में कंट्रोल का इल्यूजन है। अगर तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो तो तुम प्रिपेयर कर सकते हो, अगर तुम समझ सकते हो तो तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसी डेस्परेशन में हम ऐसे भूतों पर विश्वास करने लगते हैं जो हैं ही नहीं। सोचो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को। अधिकतर थ्योरीज फैक्ट्स पर नहीं, इसी ग्लिच पर टिकी होती हैं। रैंडम घटनाओं को एक कोहेरेंट बट फॉल्स नैरेटिव में बांध दिया जाता है। क्यों? क्योंकि केओस सहन नहीं होता। यकीन करना आसान होता है कि कोई हिडन पावर सब कुछ चला रही है, बजाय इसके कि कोई कुछ भी नहीं चला रहा। मान लेना आसान होता है कि कोई पैटर्न छुपाया जा रहा है, बजाय इस सच्चाई को स्वीकार करने के कि कोई पैटर्न है ही नहीं।
यही है पैटर्न हंगर का इमोशनल कोर, मीनिंगलेसनेस का डर। अगर कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो कुछ भी मायने नहीं रखता और हम उस शोर में अकेले हैं। लेकिन ये ग्लिच सिर्फ सुपरस्टिशन तक सीमित नहीं है, ये साइंस, मेमोरी, रिलेशनशिप्स तक को इन्फ्लुएंस करता है। तुम कोइंसिडेंसेस को ज्यादा विविडली याद रखते हो ऑर्डिनरी मोमेंट्स की तुलना में। तुम एक खास महक को किसी मेमोरी से जोड़ते हो और मान लेते हो कि दोनों डीपली कनेक्टेड हैं। तुम मान लेते हो कि किसी का सक्सेस तुम्हारे किसी रिचुअल से जुड़ा था और वो रिचुअल दोबारा रिपीट करते हो। ये बन जाती है मेंटल सुपरस्टिशन, जिसे तुम खुद की सिलेक्टिव मेमोरी से रीइंफोर्स करते हो। ये ग्लिच खुद को फीड करता है। जितना ज्यादा तुम पैटर्न्स देखते हो उतना ही ज्यादा तुम मानने लगते हो कि पैटर्न्स हर जगह हैं। धीरे धीरे रियलिटी तुम्हारे बिलीफ के अनुसार बेंड होने लगती है, न कि क्योंकि वो बदल रही है बल्कि क्योंकि तुम्हारा ध्यान बदल रहा है। इसीलिए गैम्बलर्स ट्रैप में फंसते हैं। रूलेट व्हील 5 बार ब्लैक आता है, तुम सोचते हो अगली बार रेड आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर स्पिन इंडिपेंडेंट होता है। पास्ट फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं करता, लेकिन दिमाग विस्पर करता है देयर्स अ पैटर्न। और तुम भरोसा करते हो, तुम बेट लगाते हो, तुम हारते हो और फिर भी भरोसा करते हो, क्योंकि पैटर्न हंगर ग्लिच लॉजिकल नहीं है, ये इमोशनल है, प्राइमल है। ये नींद में भी फुसफुसाता है, यादों में रंग भरता है। ये तुम्हारे मन का वो हिस्सा है जो बिना स्ट्रक्चर वाली सच्चाई से ज्यादा स्ट्रक्चर वाली झूठ पर विश्वास करता है। यहां तक कि लव भी इस ग्लिच से बचा नहीं। तुम किसी से मिलते हो जिसका बर्थडे तुम्हारे जैसा है, जिसने उसी शहर में बचपन बिताया, जो वही बात कहता है जो तुमने हमेशा मानी है। तुम कहते हो दिस इज फेट, लेकिन शायद वो सिर्फ चांस था। शायद वो तुम्हारा ट्विन फ्लेम नहीं, बस कोई रैंडम इंसान है जो उस पल खड़ा था जब तुम्हारी कहानी को एक मिरेकल चाहिए था। लेकिन तुम्हारा दिमाग वो तो डेस्परेटली मीनिंग टांक रहा होता है उन थ्रेड से जो सिर्फ कोइंसिडेंस थे। वो सूदिंग है, पोएटिक है, लेकिन क्या वो सच है? तो इस ग्लिच से खुद को कैसे बचाएं? पहला स्टेप ये मानना कि हमारा ब्रेन एक पैटर्न मशीन है और ये स्किल जितनी यूजफुल है उतनी ही फ्लॉड भी। तुम पैटर्न नोटिस कर सकते हो बिना उसके सामने झुके। तुम कह सकते हो दैट्स इंटरेस्टिंग, ना कि दैट्स फेट। दूसरा, स्टैटिस्टिकल ह्यूमिलिटी डेवलप करो। प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है समझो। याद दिलाओ खुद को रेयर इवेंट्स को हमेशा कोई मतलब नहीं चाहिए। कभी कभी चीजें बस हैपन कर जाती हैं और यही ठीक है। तीसरा, जब मीनिंग असाइन करने की अर्ज हो, पॉज करो, पूछो क्या मैं इस पर इसलिए यकीन कर रहा हूं क्योंकि ये सच है और क्योंकि ये मुझे कंफर्ट देता है। इस सवाल का जवाब चुप सकता है, लेकिन क्लैरिटी की कीमत ही यही चुभन है। आखिर में रिजिस्ट करो उस अर्ज को कि तुम चोजन हो। जब कुछ परफेक्टली अलाइन हो जाए, जब जिंदगी कोई सिग्नल भेजती सी लगे, रुको, गहराई में देखो। शायद वो रियल हो, शायद न हो, लेकिन याद रखो जो माइंड पैटर्न्स चाहता है वो उन्हें बना भी लेगा, इवन जब वो होते नहीं। पैटर्न हंगर ग्लिच कोई कमजोरी नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लेकिन सर्वाइवल और ट्रूथ एक ही चीज नहीं होते। और अगर तुम सच में जागकर जीना चाहते हो, दुनिया को वैसा देखना चाहते हो जैसी वो है, न कि जैसी लगती है, तो तुम्हें सीखना होगा रैंडमनेस के तूफान में बिना किसी पैटर्न के सहारे शांत खड़े रहना। क्योंकि कई बार सबसे बहादुरी भरा एक्ट यही होता है कि केओस को एक्सेप्ट करना और फिर भी आगे बढ़ते रहना।